वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहनी थी। हमने इस वीडियो में पिछले पार्ट को भी ऐड कर दिया है। इस वजह से अगर अपने पिछले पार्ट नहीं देखा, वरना आप कमेंट सेक्शन में दी गई टाइम लैप पर क्लिक करके डायरेक्ट न्यू पार्ट पर पहुंच जाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। ये कहानी बहुत ही ज्यादा मस्त है। ये कहानी असल में उसातो नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड में है, मगर उसका कोई दोस्त नहीं है। वैसे तो वो बहुत अच्छा है और सबकी मदद भी करता है, पर फिर भी कोई उससे बात तक नहीं करता। साथ ही वो एक अनलकी भी है। आज उसका एक और अनलकी डे था, क्योंकि जब वो स्कूल से वापस घर के लिए लौट रहा था तभी वो नीचे आकर देखता है कि उसका अम्ब्रेला चोरी हो चुका है। उसे नहीं पता कि ये किसने चुराया, मगर अभी उसे अम्ब्रेला स्टैंड के अंदर एक दूसरा अम्ब्रेला दिख रहा था। वो उसे ले सकता था, पर वो एक अच्छा लड़का है, इस वजह से वो उसे नहीं लेता। अब वो कुछ देर इसी तरह से इंतजार करता है कि बारिश रुक जाए, जिससे कि वो घर जा सके। पर कुछ और घंटे बारिश नहीं रुकती। पर तभी वहाँ पर स्कूल काउंसलिंग प्रेसिडेंट इनुकामी आ जाती है। असल में वो स्कूल की कुछ जरूरी काम के लिए अभी तक रुकी हुई है, वरना बाकी स्टूडेंट तो कब के घर जा चुके हैं। यहाँ पर इनुकामी उसातो को देखती है तो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब उसातो ये तो नहीं कह सकता था कि उसका अम्ब्रेला चोरी हो गया, इस वजह से वो बहाने बनाने लगता है। पर इनुकामी समझ गई थी। वो कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए, क्योंकि अब वो स्कूल के गेट लगने वाले हैं। ये सुनते ही उसातो तुरंत ही वहाँ से जाने लगा था और उसे अब गीले होने की चिंता नहीं थी। पर तभी इनुकामी उसे रोकती है। वो कहती है कि वो स्कूल काउंसलिंग प्रेसिडेंट है, और ऐसे में अगर मैं तुम्हें इस तरह से गीले होकर घर जाने दूं तो फिर मेरे स्कूल काउंसलिंग प्रेसिडेंट होने का क्या मतलब। अब उसके पास एक और अम्ब्रेला था, इस वजह से वो इस अम्ब्रेला को शेयर करने को उसातो से कहती है। उसातो के लिए तो ये ड्रीम की तरह था, क्योंकि असल में इनुकामी उसे पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। उसातो उसके लिए तैयार था। पर तभी वहाँ पर स्कूल काउंसलिंग का वाइस प्रेसिडेंट काजुकी आ जाता है। वो यहाँ पर आकर बताता है कि वो हमेशा अपने साथ 2 अम्ब्रेला लेकर चलता है, जो कि उसके बैग में रहते हैं। इस वजह से चोरी होने का डर ही नहीं बनता। वो तुरंत ही अम्ब्रेला निकालते हुए उसातो को दे देता है। वैसे तो उसातो को बहुत ही गुस्सा आना चाहिए, पर पहली बार उसकी किसी ने मदद की थी, इस वजह से वो इस बारे में नहीं सोचता। अब वो दोनों ही यहाँ उसातो से कहते हैं कि वो उनके साथ घर चल सकता है, क्योंकि अब वो घर ही जा रहे हैं। ये बात उसातो के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि अभी तक उसका कोई दोस्त नहीं बना। वो शुरू से लेकर हाई स्कूल तक पहुँच गया, पर फिर भी कोई उससे बात नहीं करता। और अब पूरे स्कूल के सबसे फेमस 2 पर्सन उसे अपने साथ घर तक जाने का ऑफर दे रहे हैं। उसातो तुरंत ही हाँ कर देता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में वो बात करते हुए जा रहे थे। अब रास्ते में इनुकामी काजुकी से कहती है कि उसातो तुम्हारा दोस्त लगता है, पर काजुकी कहता है कि नहीं, उसने आज तक उसातो से कभी बात नहीं की। उसातो कहता है कि हाँ, तुम क्लास में गर्ल्स में बहुत ही फेमस हो, तुम्हें मेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। पर काजुकी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सभी तो मुझसे बस डाउट क्लियर करवाने के लिए आती हैं, बाकी मेरा भी क्लास में कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर उसातो उससे खुद को रिलेट कर पा रहा था और वो थोड़ा खुश भी होता है, क्योंकि अभी वो बातों में ऐसा लग रहा था कि उसातो और काजुकी अच्छे दोस्त बन गए। वो इस तरह से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनके बीच में आपस में सवाल चलने लगते हैं कि आखिर वो फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर जब ये सवाल इनुकामी से पूछा जाता है तो वो कहती है कि वो कुछ भी सोचे वो काम अपने आप ही हो जाता है। मतलब उसने अभी तक जिस चीज को चुना है उसे हर चीज में उसने सक्सेस पाई है। ये बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन उसके लिए अब सक्सेस छोटी होने लगी है, इसलिए अब उसका कोई ड्रीम नहीं है, क्योंकि वो जब भी जो सोचती है वो हो जाता है। तो वो ड्रीम किस चीज को बनाए, और वैसे भी उसे लगता है कि वो इस वर्ल्ड की है ही नहीं। अब यहाँ पर उसातो से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका भी सेम कहना था, उसे भी नहीं लगता कि वो इस वर्ल्ड का है, क्योंकि वो जो भी सोचे है उसमें से एक चीज भी उसके साथ कभी नहीं होती। वैसे रास्ते में चलते हुए उसातो काजुकी और इनुकामी से कहता है कि तुम दोनों बहुत ही क्लोज लगते हो, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट हो और काजुकी तुम वाइस प्रेसिडेंट, और सभी लोग बात करते हैं कि शायद तुम लोग कपल हो। पर इस पर वो दोनों क्लियर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है जो कि स्टूडेंट उनके बारे में फैलाते रहते हैं। मगर वो इम्प्रेस थे कि उसातो ने उनसे ये चीज पूछने की हिम्मत की। अब वो जब आगे जा रहे थे तभी अचानक से उनके रास्ते में एक बहुत तेज बैल की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर ये बैल की आवाज सिर्फ काजुकी और इनुकामी को सुनाई दी थी, उसातो को कोई बैल की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अब पहले तो उनको लगता है कि ये बात नॉर्मल है, लेकिन फिर से एक बार बहुत ही तेजी से बेल रिंग करती है तो वो फिर से शॉक हो जाते हैं, और इस बार भी उसातो को ये बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अब अचानक से दूसरी बेल की रिंग होती है। उनके पास में एक
एक मैजिक सर्कल क्रिएट होता है जो कि उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट कर रहा था। ओसातो को वैसे तो वो बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी, पर इन दोनों के बीच में वो फंस जाता है। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती हैं तो वो एक अजीब सी जगह पर था। ये असल में एक कासल था। यहाँ पर ओसातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो काजुकी से पूछता है। काजुको खुद भी यही सोच रहा था कि वो ये कहाँ आ गए, पर जब ओसातो इनुकामी की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि इनुकामी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। उसे तो मजा आ रहा था, जबकि उसे भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर हैं। अब वो सामने किंग को बैठा हुआ देखते हैं। किंग उन्हें बताने लगता है कि आखिर वो है कौन, पर इन सब पर ध्यान ना देते हुए यहाँ पर काजुकी डायरेक्ट पूछता है कि आखिर हमें यहाँ बुलाने का क्या कारण है। तो किंग बताते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया है। सिंपल लैंग्वेज में इसे किडनैपिंग कह सकते हैं। किंग कह रहे थे कि हमारे वर्ल्ड में डीमंस हमला कर रही हैं, जिन्हें हम रोक नहीं सकते। अब इस बार जो हमला हुआ था, उस हमले को तो हमने किसी तरह से थोड़े बहुत नुकसान के साथ रोक लिया, पर हमें खबर मिली है कि डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है और हमें नहीं लगता कि अगली बार हम उसे रोक पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक फॉरबिडन स्पेल जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन सुपर वॉरियर्स को यहाँ पर समन किया, जिनके पास उस डीमन लॉर्ड को लड़ने की शक्ति है। ये सुनकर यहाँ पर सभी शॉक थे, पर काजुकी कहता है कि मुझे इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी दुनिया में अपनी लाइफ नॉर्मली गुजार रहा था, मुझे वहाँ पर वापस भेज दिया जाए। ये सुनने के बाद किंग तुरंत ही कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बताते हैं कि जो फॉरबिडन स्पेल था, इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है। इसका मतलब वो उन सुपर वॉरियर्स को यहाँ पर बुला सकते हैं, पर यहाँ से वापस नहीं भेज सकते। ये सुनकर काजुकी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर किंग की तरफ बढ़ने वाला था, पर किंग के सोल्जर्स तभी उसे रोक लेते हैं। लेकिन ये देखते हुए किंग वहाँ से नीचे आते हैं और इन लोगों के पास अपना घुटने टेक देते हैं। वो कहते हैं कि हमें माफ करना, हमने बिना परमिशन के तुम्हें यहाँ पर समन किया, पर हम वादा करते हैं कि तुम्हें वापस भेजने की तरीका ढूंढ लेंगे। बस जब तक वो तरीका मिल नहीं जाता, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी मदद करेंगे। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, इस वजह से इन लोगों को बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहीं पर खड़ी हुई एक लेडी, जो कि असल में मैजिक डिपार्टमेंट को संभालती है, वो इन तीनों को ही वहाँ से अपनी मैजिक क्रिस्टल बॉल के पास ले जाती है, जिसके थ्रू वो पता करेंगे कि आखिर इन तीनों के पास कौन कौन से मैजिक हैं। अब यहाँ पे आने के बाद काजुकी ओसातो से कह रहा था कि तुम्हें तो वो बेल की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी, इसका मतलब शायद तुम यहाँ पर नहीं आने वाले थे। अब इस चीज पर ओसातो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर मैंने किंग को इस बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वो मेरा भी ख्याल रखेंगे। ये सुनकर काजुकी खुश होता है। तभी वहाँ पर लेडी कहने लगती है कि चिंता मत करो, तुम्हें भी मैजिक मिलने की 90% चांस है। ये सुनकर ओसातो भी खुश हो गया था। अब यहाँ पर इनुकामी से रहा नहीं जाता, वो तुरंत ही उस बॉल को टच करती है, जिसके बाद वो बॉल येलो कलर में ग्लो करने लगती है। हमें जानने को मिलता है कि उसके पास थंडर एलिमेंट की पावर है और साथ ही साथ उसकी जो बॉल थी वो बहुत ही ज्यादा तेज ग्लो हो रही थी। इसका मतलब ये है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना है। माना का मतलब यहाँ एनर्जी से है। इसके बाद अब काजुकी आगे आता है। जब वो उस बॉल को टच करता है तो उसमें से उस टाइम पर ये बॉल व्हाइट कलर की हो जाती है। व्हाइट कलर का मतलब है लाइट एलिमेंट, जो कि एक अच्छा एलिमेंट है। और यहाँ पर वो लेडी बता रही थी कि ये एलिमेंट डीमन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित होता है। अब यहाँ ओसातो को बुलाया जाता है। ओसातो जब उस बॉल को टच करता है तो वो बॉल ग्रीन कलर की ग्लो करने लगती है। ये देखते हुए वो लेडी शॉक हो गई थी। वो तुरंत ही ओसातो को वहाँ से किंग के पास लेकर आती है। किंग उसे इस तरह से हड़बड़ाए हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो इस पर वो लेडी बताती है कि इनुकामी और काजुकी की मैजिक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बहुत ही अच्छे एलिमेंट मिले हैं। ये सुनकर किंग शॉक थे। वो कहते हैं कि कहीं ओसातो को ब्लैक कलर तो नहीं मिला। ब्लैक कलर से यहाँ पर उनका मतलब डार्कनेस की पावर से है, पर अब वो लेडी बताती है कि नहीं, ओसातो को जो बॉल थी वो ग्रीन कलर की हो चुकी है। ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। ओसातो ये देखकर कहता है कि कहीं ये उसे बेकार पावर तो नहीं मिल गई और ऐसा तो नहीं कि वो ब्लास्ट करने वाला है। पर किंग कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैजिक ऑलरेडी हमारे किंगडम में किसी और के पास भी है, पर यही प्रॉब्लम है कि ये उसके पास नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर ओसातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर किंग जिसकी बात कर रहे थे तभी वो लेडी वहाँ पर आती है। इसका नाम रोज है। ये यहाँ पर आकर जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो वहाँ पर हर एक सैनिक शॉक था। अभी वो आगे आकर बताती है कि वो वेकेशन से वापस आ चुकी है। बस वो ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही कहने के लिए आई थी। इसके बाद अब वो वहाँ से जाने लगी थी। वैसे उसे पता था कि यहाँ पर 3 वॉरियर्स समन किए गए हैं आगे उनके किंगडम की मदद करने के लिए, पर उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो जब आ रही थी तभी यहाँ पर ओसातो से रहा नहीं जाता और ओसातो किंग से पूछने लगता है कि आपने बताया नहीं इस ग्रीन लाइट का मतलब क्या है। ये सुनकर रोज का ध्यान तुरंत ही ओसातो की तरफ जाता है। वो समझ गई थी कि किंग ओसातो को उससे दूर करना चाहते हैं।
हैं, यानी बचाना चाहते हैं। वो ओसातो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी मैजिक डिपार्टमेंट की वो लेडी ओसातो को वहाँ से उड़ाते हुए किंगडम से दूर ले गई थी, जिससे कि वो ओसातो को प्रोटेक्ट कर सके। पर तभी रोज वहाँ पर आ जाती है, उस मैजिक बबल को डिस्ट्रॉय करते हुए वो ओसातो को ले जाती है। वो कह रहती है कि मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाकर वापस लाऊंगी। अभी यहाँ किंग परेशान थे। हम देखते हैं कि जब अगले सीन में मैजिक लेडी काजुकी और इनुकामी से बात कर रही थी तो वो दोनों बहुत ही चिंतामय लग रहे थे, पर मैजिक लेडी बताती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो लड़की ओसातो को उठाकर लेके गई है वो असल में रेक्सियो सोर्ड की कैप्टन है, पर चिंता करने का कारण ये है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कैप्टन है। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसा लड़का जो कि गलती से इस वर्ल्ड में आ चुका है उसे वो ट्रेन करे। दूसरी तरफ हम अभी रोज ओसातो को बता रही थी कि उसके ग्रीन लाइट ग्रो करने का मतलब हीलिंग पावर से है। वो बताती है कि रोज खुद भी एक हीलर है और वो जिस रेस्क्यू स्क्वाड में है उसके अंदर 2 और हीलर हैं, मगर अभी वो कहीं दूसरे मिशन पर गए हैं। यहाँ पर वो बताती है कि उनके स्क्वाड में और भी कई सारे मेंबर्स हैं, पर वो हीलर नहीं है। वो मेंबर्स यहाँ पर आकर ओसातो को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बिल्कुल किसी गैंगस्टर या फिर गुंडे की तरह लग रहे थे। इस वजह से ओसातो थोड़ा डर गया था, पर रोज उनको वहाँ से भगाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने नए टीम मेंबर को डराने की जरूरत नहीं है। अब रोज कह रही थी कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी है। ओसातो कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, हम कल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके बाद अब ओसातो सोने चला जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तब भी वो इसी वर्ल्ड में था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि ये शायद कोई बुरा सपना है जो कि अब खत्म हो जाएगा। पर अब जब वो उठता है तो तभी हम देखते हैं उसकी टीम का वो एक गैंगस्टर मेंबर खाना बना रहा था। वो कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। ओसातो जब बाहर आता है तो यहाँ पर काजुकी और इनुकामी थे। वो दोनों ओसातो की चिंता कर रहे थे, इस वजह से वो ओसातो से मिलने के लिए आए हैं। ओसातो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज सिर्फ देखने में खतरनाक है। पर अब वो दोनों कह रहे थे कि हमने सुना है कि उसकी ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पर ओसातो कहता है कि हाँ, रात को ये बात मैंने भी सुनी, पर फिर भी मैं उस ट्रेनिंग को पूरा कर रहूंगा। ओसातो अभी बहुत ही मोटिवेट था। ये देखकर इनुकामी कहती है कि हम भी बहुत मेहनत करेंगे, और अब उन्हें वहाँ से जाना था क्योंकि आज से उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी। वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। ओसातो उन्हें जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों इतनी जल्दी इस वर्ल्ड में घुल मिल गए। वैसे ये दोनों इस वर्ल्ड के लिए बने गए हैं। तभी उन्हें उस बैल की आवाज सुनाई देती है। ओसातो सोचने लगता है कि भले ही मुझे यहाँ के लिए नहीं चुना गया है, पर फिर भी मैं हार्ड वर्क कर इनकी मदद करूंगा। मतलब मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि इनके किसी काम आ सकूं। पर अब तभी वहाँ पर रोज आ गई थी। ओसातो उसे देखकर डर जाता है और तुरंत ही अपना सर झुका लेता है। रोज कहती है कि तुम यहाँ पर कोई कैदी नहीं हो, तुम जब चाहो अपने दोस्त से मिल सकते हो। बस ध्यान रखना कि जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो तभी उनसे बातचीत करो। इसके बाद अब वो ओसातो को एक डायरी देती है और कहती है कि ओसातो इसमें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में और डेली लाइफ के बारे में लिख सकता है, अपना मन हल्का करने के लिए। ओसातो से रख लेता है। रोज कहती है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अगले सीन में उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब वो ट्रेनिंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर आकर रोज कहती है कि आज हम ट्रेनिंग थोड़ी हल्की फुल्की करेंगे। वो ओसातो को मैजिक के बारे में थोड़ा समझाती है और उसके बाद ओसातो को एक किताब देती है जिसमें उनकी हिस्ट्री और मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई थी। ओसातो को उस बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही थी, जबकि उसने अभी तक वर्ड्स का अभी तक देखा तक नहीं था। ओसातो ये देखकर शॉक था, पर रोज बताती है कि एक खास स्पेल के कारण हो रहा है जो कि तब एक्टिवेट होता है जब कोई दूसरा वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो। ओसातो सब कुछ पढ़ पा रहा था। रोज उसे डिटेल में समझाना स्टार्ट कर दिया था। उनका जो किंगडम है उससे कुछ ही दूर डीमन किंगडम है, यानी कि उनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, और अगर डीमन किंगडम उनके ऊपर हमला करेंगे तो रोज पहले उन पर जाकर हमला करेगी। वो ओसातो को पहले ही वार्न करती है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ओसातो इसके लिए तैयार था। अब पहले दिन तो बहुत ही आसान था, लेकिन अब अगला दिन चालू होता है। आज रोज ने उसे कहा था कि उसे दौड़ना है। ओसातो दौड़ना स्टार्ट करता है। उसे नहीं पता था कि ये उसके मैजिक में क्या काम आएगा या फिर उसके मैजिक इससे किस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकता है, पर फिर भी वो बिना कोई बहाना बनाए दौड़ना चालू करता है। अब वो बहुत देर तक दौड़ रहा था, इस वजह से वो थक जाता है और गिर जाता है। उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, पर तभी रोज वहाँ पर आकर उसके पैरों पर जोर से लात मार देती है। यहाँ पर उसने अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल किया था, इस वजह से ओसातो को भी पता नहीं चलता और उसके पैर ठीक हो जाते हैं। रोज फिर से उसे दौड़ाने को कहती है जब तक शाम ना हो जाए। ओसातो इस तरह से दौड़ता रहता है। अब इस तरह से तीसरा दिन भी आ गया था और अब चौथा दिन भी आ जाता है। चौथे दिन तक ओसातो अपने टीम के साथ में ऐसा ही दौड़ रहा था। उसकी टीम में जो बाकी मेंबर्स थे वो गैंगस्टर टाइप के मेंबर्स, वो इतना तेज दौड़ते हैं कि ओसातो उनकी
बराबरी भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो टीम मेंबर्स बहुत ही टाइम से इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब कुछ देर भागने के बाद उसातो गलती से गिर जाता है। गिरने के बाद उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर तभी वो अपने हाथ पर नोटिस करता है कि ग्रीन लाइट निकल रही है। इसका साफ मतलब यही था कि ये उसकी मैजिक पावर है। वो शॉक था ये देखकर कि उसने दौड़ने की वजह से उसकी हीलिंग एक्टिविटी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। अब वो खुश था और उसे कारण मिल गया था। वैसे अब इसी तरह से वो दौड़ता रहता है और अब 7th डे आ गया था। अब तक उसातो पूरी तरह से इस ट्रेनिंग से पक चुका था। वैसे अब वो उस ट्रेनिंग को अपने दोस्तों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि रोज की साबित करने के लिए कर रहा था कि वो हार नहीं मानेगा। वैसे अब 11th डे फाइनली उसे दौड़ने के लिए छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पर रोज उसे नया टास्क देती है। वो कहती है कि उसे 1000 पुशअप्स करने होंगे। ये उसातो के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। उसके हाथ बीच में जवाब दे चुके थे, पर हीलिंग पावर की वजह से अब वो खुद को हील कर पा रहा था। वो पुशअप्स करने से खुद को रोकता नहीं है और करीबन 800 पुशअप्स कर लेता है। यहाँ पर रोज उसे बताती है कि मैं तुम्हें इतना हार्ड ट्रेनिंग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हीलर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा उसका मानना है। वो कहती है कि हीलर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कैसे भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और अपने टीम मेंबर्स की जान बचा सकता है। अब इसी तरह से वो दिन भर पुशअप्स करता है। अब उसने भी हार मानना बंद कर दिया था। अब उसे रोज कहे या ना कहे वो शाम को भी अपने आप खुद से ट्रेनिंग के लिए चला जाता था। वैसे अगले ही दिन रोज ने उसके ऊपर एक वेस्ट पहना दिया था जिसका वजन बहुत ही ज्यादा था। अब उसातो को उसे पहनकर भी दौड़ना था और पुशअप्स करने थे। अब उसके लिए सब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। वैसे आज वो जैसे ही ट्रेनिंग पर वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसका जो टिफिन था वो उसके ही साथी यानी कि टीम मेंबर्स ने खा लिया है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत ही उस साथी के पीछे भागने लगता है। ये देखकर दूर से रोज हंस रही थी। वैसे वो शॉक भी थी क्योंकि अभी उसातो ने वो वेस्ट नहीं उतारा था, लेकिन फिर भी वो इतनी तेज भाग रहा था जबकि अभी अभी वो इतना हार्ड ट्रेनिंग करके आया है। अब इस तरह से उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। हम देखते हैं कि एक दिन अब इनुकामी और काजुकी उससे मिलने के लिए आते हैं, मगर वो देखकर शॉक थे कि उसातो इस वक्त पुशअप्स कर रहा था और उसके पीठ के ऊपर 10 टन का एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और यहाँ तक कि उस बड़े से पत्थर के ऊपर रोज बैठी हुई थी। लेकिन उसातो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो पुशअप्स करते जा रहा था और हर एक पुशअप्स के बाद वो कहता है कि तुम्हें वेट बढ़ा देना चाहिए, तुम बहुत ही हल्की हो। इसके बाद रोज को गुस्सा आता है और वो एक और 10 टन का पत्थर उस बड़े के पत्थर के ऊपर रख देती है। उसातो पहले तो नीचे गिर गया था पर फिर वो खुद को संभालता है। वो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था और पुशअप्स कर रहा था। ये देखकर रोज इम्प्रेस थी। वो कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा सही डायरेक्शन में जा रहे हो। रोज का मानना है कि अगली फाइटिंग सिचुएशन कभी भी आ सकती है, इस वजह से उसातो को जल्द से जल्द उसके लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ पर ये सब देखने के बाद काजुकी और इनुकामी दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थे। काजुकी का मानना था कि इतनी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ इनुकामी तो इम्प्रेस हो रही थी क्योंकि उसातो की इतनी हार्ड ट्रेनिंग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा मसल गेन हो चुके हैं। यहाँ पर उनका जो नाइट है, मतलब कि उन्हें जो ट्रेन करता है, वो बंदा यहाँ आगे जाकर रोज पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि उसे ऐसे नॉर्मल ह्यूमन के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग का यूज नहीं करना चाहिए, जबकि उसातो तो यहाँ पर आने के लिए चुना भी नहीं गया था। पर रोज कहने लगती है कि उस सब से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसातो को हार्ड ट्रेनिंग करानी होगी। आगे चलकर उसातो मेरा राइट हैंड बनने वाला है। इस बारे में उसातो को भी नहीं पता था, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। तभी रोज कहती है कि उसे अभी सीजल्स के साथ कुछ बात करनी है, इस वजह से उसातो ब्रेक ले सकता है और अपने दोस्तों से मिल सकता है। अब उसातो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। यहाँ पर अभी उसातो इनुकामी काजुकी के साथ एक और लड़की थी। ये असल में इस किंगडम की प्रिंसेस है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो जो नाइट इनुकामी और काजुकी के साथ आया था उसका नाम सीजलस है और वो इस पूरे किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट में से एक है। यहाँ पर इनुकामी और काजुकी बताते हैं कि असल में सीजलस उन्हें तलवार चलाना सिखाता है। अब उसातो पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर वो लड़की खुद ही बताती है इसका नाम सीलिया है और वो असल में इस किंगडम की प्रिंसेस है। ये सुनकर उसातो शॉक हो गया था और तुरंत ही घुटने टेक कर उसके सामने माफी मांगने लगता है और कह रहा था कि माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप प्रिंसेस हैं। पर इस पर सीलिया कहती है कि उसे इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। सीलिया से जब लोग नॉर्मली बिहेव करते हैं तो ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद अब यहाँ पर काजुकी उसातो से पूछता है कि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, पर इस पर उसातो कहता है कि नहीं, मैं आज थोड़ी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा था, रोज की ट्रेनिंग से ज्यादा डिफिकल्ट होती है ये सुनकर काजुकी शॉक हो जाता है। अब उसातो काजुकी और इनुकामी को ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिस पर काजुकी बताता है कि सीजलस उन्हें तलवार चलाना सिखाता है और वो लेडी जिसने इन्हें इनके
मैजिक पावर्स बताई थी उसका नाम वॉल्चे है, वो उन्हें मैजिक के बारे में सिखाती है। अब यहाँ पर ओसातो सामने रखी हुई पाई को उठा रहा था। उसके मसल देखते हुए इनुकामी खुद को रोक नहीं पाती और उसकी टी शर्ट ऊपर कर उसके सिक्स पैक्स देखने लगती है। वैसे ओसातो को ये थोड़ा अजीब लग रहा था। वैसे यहाँ पर काजुकी ओसातो से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही मुश्किल समय कटता होगा, पर ओसातो कहता है कि हाँ, शुरुआत में तो ऐसा था, लेकिन अब तो उसे मजा आने लगा है। वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर नया नया आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन रोज इतना तेज भागती है कि मैं कभी उससे बचकर भाग ही नहीं सकता। यहाँ तक कि मैं अभी अभी उसकी बराबरी नहीं कर पाता, पर अब तो मजा आने लगा है। साथ ही वो हीलिंग पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिखाता है कि भागने की वजह से ना जाने कैसे अब मैं हीलिंग पावर्स का यूज कर सकता हूँ। पर तभी वहाँ पर वही टीम मेंबर्स आ गया था जिसने उस दिन ओसातो का वो लंच खाया था। ओसातो अभी उस बात से गुस्सा था, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गैंगस्टर वाले लुक से उसे देखता है और इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो दोनों यहाँ पर लड़ रहे थे। काजुकी और इनुकामी उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए काजुकी कहता है कि हमें चलना चाहिए। वैसे वो अभी जाने लगे थे, मगर इनुकामी अभी रुककर सोच रही थी कि उसका शुरू से ये मानना था कि ओसातो इस वर्ल्ड में किसी न किसी कारण की वजह से आया है, तो अब उसने भी फैसला कर लिया था कि वो भी ओसातो की तरह बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करेगी और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। यहाँ पर ओसातो और उस आदमी की फाइट इसी तरह से चलती रहती है। रात के टाइम हम देखते हैं कि ओसातो अभी नहा रहा था और वो अभी अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा था कि उसने अभी तक कितनी मेहनत की है और किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। साथ ही वो सोच रहा था कि आज इनुकामी उसके मसल्स देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी, पर वो सोचता है कि उसने इतनी मेहनत की जिसकी वजह से ये सच में लग रहा था कि बहुत ही कूल है। मगर अभी भी उसके मन में ये डाउट था कि अगर ऐसी सिचुएशन बने कि उसे किसकी मदद करनी हो, तो क्या अभी वो इतना पावरफुल है कि वो इस डीमन से लड़ सके, क्योंकि अभी तक उसने किसी डीमन को देखा नहीं है। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि जब वो लंच कर रहा था तभी वहाँ पर रोज आती है। वो कहती है कि हमें जंगल की तरफ निकलना है। अब ओसातो को इसके बारे में पता नहीं था, वो तुरंत ही तैयार हो जाता है, पर बाकी सभी समझ गए थे कि सिर्फ रोज का क्या कहना चाहती है। इस वजह से वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। अब वहाँ जंगल के पास आने के बाद रोज ओसातो से कहती है कि तुम्हें इस जंगल में एक ग्रिजली बियर को ढूंढकर उसे खत्म करना है। ये सुनकर ओसातो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं है कि मैं ग्रिजली बियर से लड़ सकता हूँ। पर रोज कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। और इतना कहते हुए वो लात मारकर ओसातो को वहाँ ऊपर से पहाड़ी से उस जंगल की तरफ ढकेल देती है। और वो इतनी ऊपर से गिर रहा था और कमाल की बात है उसे उड़ना नहीं आता था, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगने वाली थी। पर वो अपने हाथ आगे कर किसी तरह से नीचे लैंड करता है। इससे उसके हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, पर हीलिंग पावर की वजह से उसने खुद को हील कर लिया था। वो इस वक्त वैसे तो थोड़ा सा डरा हुआ था, पर बहुत ही मोटिवेट फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो इस जंगल में तक आ चुका है जब तक कि वो एक ग्रिजली बियर को मार ना दे। अभी सबसे पहले उसे एक ग्रिजली बियर को ढूंढना है। वो कहता है कि आखिर एक ग्रिजली बियर ज्यादा से ज्यादा कितना खतरनाक हो सकता है, पर इतना कहने की देरी थी कि अचानक से पीछे से एक जायंट ग्रिजली बियर उसके सामने आ जाता है। वो ग्रिजली बियर इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे देखते ही ओसातो तुरंत ही वहाँ दौड़ने शुरू कर देता है। अब दौड़ते हुए वो सोच रहा था कि इस तरह से भागने का कोई फायदा नहीं है। तभी उसे अपनी अभी तक की सारी ट्रेनिंग याद आती है। वो सोचता है कि मैंने बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर लिया, लेकिन फिर भी अगर मैं इस तरह से डरते हुए रहा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से अब वो रुकता है और उस ग्रिजली बियर से लड़ने के तैयार हो जाता है। पर यह फाइट फेयर फाइट नहीं थी, क्योंकि अब अचानक से उस ग्रिजली बियर की फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी। ओसातो सिचुएशन देखते हुए भागना फिर से सही समझता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। पर अब वो तीनों बियर उसके पीछे पड़े हुए थे। कुछ देर आने के बाद ओसातो को एक वाटरफॉल की आवाज आती है। ओसातो उधर ही तरफ जा रहा था और सीधा जाकर उस वाटरफॉल में जंप कर देता है। वो तीनों बियर ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कुछ देर इंतजार करते हैं, पर जब ओसातो वहाँ दिख नहीं रहा था तो उन्हें वहाँ से जाना ही सही समझा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओसातो जो कि धीरे धीरे उस रिवर में बहता जा रहा था, वो कुछ दूर आकर रुकता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने कपड़े को सुखाने लगता है। यहाँ पर वो सोच रहा था कि अब शाम होने वाली है, धीरे धीरे रात हो जाएगी, ऐसे में जंगल के अंदर घूमना एक गलती हो सकती है। इस वजह से वो अपने साथ जो ब्रेड लेकर आया था वो उन्हें खाने लगता है और फैसला करता है कि वो अगले दिन उस ग्रिजली बियर को ढूंढकर उसे खत्म करेगा। अब वो वहाँ सो गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि वो निकल पड़ा था उस ग्रिजली बियर को ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी उसका घर सबसे जरूरी था। ओसातो आगे बढ़ रहा था तो वो हर पेड़ के ऊपर निशान लगा रहा था, जिससे कि वो फिर से गुम ना हो जाए। कुछ देर ऐसे ही निशान लगाते लगाते उसे एक पेड़ ऐसा मिलता है जिस पर उस बियर के पंजे के निशान थे। ओसातो देखकर समझ गया था कि जरूर
जरूर उस बेयर की गुफा यही आसपास होगी। पर तभी उसे झाड़ियों में कुछ आवाज आती है। पहले उसे लगा कि शायद ये ही बेयर है, क्योंकि पिछली बार भी उस बेयर ने उसे ही ओसातो के ऊपर हमला किया था। पर हम देखते हैं कि ये कोई बेयर नहीं बल्कि एक क्यूट सा रैबिट था। इस रैबिट को चोट लगी हुई थी। ओसातो से ये देखा नहीं जाता और तुरंत ही अपनी हीलिंग पावर से उसे हील कर देता है। अब उस रैबिट को ठीक करने के बाद ओसातो वहाँ आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि उसे बेयर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा वरना फिर से रात हो जाएगी। पर तभी वो देखता है कि जिस रैबिट ने उसकी मदद की है वो रैबिट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। ओसातो से वापस जाने को कहता है पर वो रैबिट बात नहीं मानता। अब वो ओसातो के साथ चल ही रहा था, इसलिए ओसातो भागने की कोशिश करता है पर रैबिट उससे ज्यादा तेज भाग रहा था। ओसातो रुककर उससे कहता है कि देखो मैं ग्रिजली बेयर को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा पीछा करना नहीं चाहिए। पर यहाँ पर शौक होने वाली बात ये थी कि उस रैबिट को ग्रिजली बेयर की गुफा को पता था। वो तुरंत ही ओसातो को वहाँ पर लेकर जाता है। वहाँ पर आने के बाद ओसातो देखता है कि उस बेयर की पूरी फैमिली वहाँ पर सोई हुई है। ओसातो जानता था कि वो सीधा जाकर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो बस उन्हें देखता रहता है। बस इस तरह से डे 2 भी बीत जाता है। अब तीसरा दिन आता है। अब ओसातो के पास पानी की कमी होने लगी थी। वो सबसे पहले जंगल में किसी रिवर को ढूंढना चालू कर देता है। वो जिस रिवर में यहाँ पर आया था वो रिवर कहीं खो चुकी थी, पर किस्मत से उसे एक तालाब मिल जाता है। पर उस तालाब का पानी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर वो स्वतः प्यासा नहीं रह सकता था। इस वजह से वो उसे पीना ही सही समझता है। साथ ही उसने एक बोतल के अंदर उस पानी को स्टोर भी कर लिया था। अब वो आज भी उस ग्रिजली बेयर की फैमिली को इसी तरह से ही देख रहा था। वो बस चाहता है कि उसे उनका डेली रूटीन पता चल सके, जैसे कि ये कब शिकार के लिए जाते हैं और अलग होते हैं, क्योंकि वो तीनों में से एक के साथ ही लड़ सकता है। पर वो लोग तो अपनी गुफा से निकल ही नहीं रहे थे, वो कहीं भी बाहर जा ही नहीं रहे थे। वैसे अब इतने टाइम से उन्हें देखते देखते ओसातो को वो फैमिली क्यूट लगने लगी थी। अब इस तरह से तीसरा दिन भी बीत जाता है और अब वो चौथा दिन आता है। चौथा दिन आने के बाद ओसातो के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि उसने जिस जगह पर वो पानी पिया था वो थोड़ा खराब था। अब ओसातो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी हीलिंग पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। वो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होता। वो सोच रहा था कि शायद वो इस जंगल में मारा जाएगा, पर तभी वो बनी उसके पास आता है और उसे अच्छा महसूस कराने लगता है। ओसातो उसे थैंक यू कह रहा था, पर तभी वो बनी ओसातो को वहाँ से एक जगह लेकर आता है जहाँ पर बिल्कुल क्लियर वाटर था। वैसे ये वाटर असली साफ पानी जैसा तो नहीं है, पर फिर भी उस पॉइजनस वाटर से तो लाख गुना अच्छा है। ओसातो से पीकर सोचता है कि चलो उसकी जान तो बच गई। तभी लेकिन वो बनी अजीब सा बिहेव करने लगता है और तुरंत ही जाकर सामने के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ओसातो को लगता है कि शायद उसे कुछ खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए ओसातो भी इस पेड़ के ऊपर आ गया था। ओसातो सोच रहा था कि इस रैबिट ने उसकी मदद की वहाँ ग्रिजली बेयर तक पहुँचने के लिए, मतलब इसे ग्रिजली बेयर से इतना डर नहीं लगता कि आखिर ये कौन सी चीज होगी जिससे ये रैबिट डर रहा है। तभी अचानक से ओसातो को सामने एक व्हाइट स्नेक दिखाई देता है। वो स्नेक इतना ज्यादा बड़ा था कि वो ओसातो को डायरेक्ट निगल सकता है। ओसातो ये देखकर डर जाता है और बिल्कुल साउंड नहीं करता। कुछ देर रुकने के बाद वो स्नेक वहाँ से जा चुका था। ओसातो चैन की सांस लेता है। वो सोच रहा था कि उसने स्नेक के बारे में बुक में तो नहीं पढ़ा था। असल में उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि इस जंगल में किस तरह के जानवर रहते हैं, पर इस तरह के स्नेक के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। अब ओसातो ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही वापस से उस गुफा की तरफ चला जाता है उन ग्रिजली बेयर्स को देखने के लिए। अब इस तरह से देखते देखते उसे सच में वो फैमिली बहुत ही क्यूट लग रही थी, पर वो जानता है कि अगर उसने उनमें से एक ग्रिजली बेयर को भी नहीं मारा तो रोज उसे वापस घर में एंट्री नहीं करने देगी। इस वजह से अब सोच रहा था कि वो क्या करे। वो फैसला करता है कि कल कुछ भी हो जाए पर वो फाइट करने के लिए आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी। ओसातो वहाँ के लिए निकलने वाला था, पर वो रैबिट उसे रोक रहा था कि वो आज ऐसा ना करे, पर ओसातो बात नहीं मानता। वो कहता है कि ठीक है, मैं बारिश रुकने के बाद जाऊंगा। बारिश रुकती है, ओसातो निकल पड़ता है रैबिट के साथ वहीं उस गुफा की तरफ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो उस बड़े से व्हाइट ग्रिजली बेयर को मरा हुआ पाता है। पास में ही वो लेडी ग्रिजली बेयर भी मरी हुई पड़ी थी। बस उनका जो बच्चा था वो वहाँ पर जिंदा था, मगर वो उदास लग रहा था और रो रहा था। ये देखकर ओसातो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर बाद में वो समझ गया था कि ये काम उस जाइंट व्हाइट स्नेक का है। ओसातो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो व्हाइट स्नेक इन्हें खाकर नहीं गया। इसका मतलब वो इन्हें खाने के लिए नहीं मार रहा था, वो बस अपनी ताकत दिखा रहा था। ओसातो वैसे तो यहाँ पर ग्रिजली बेयर को खत्म करने के लिए आया था, पर ये सब देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बेयर फैमिली के लिए बदला लेने का डिसाइड करता है। वो तुरंत ही उस जाइंट स्नेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम किंगडम के अंदर देखते हैं कि अभी ओसातो के दोस्त यानी कि काजुकी और इनुकामी दोनों ही ओसातो के घर पर आए थे। वहाँ वो ओसातो के साथी से पूछते हैं कि
कि आखिर उसातो कहाँ है, जिस पर वो बताते हैं कि उसातो ट्रेनिंग के लिए जंगल गया है। वैसे अभी बहुत दिन हो गए थे, वो काजुकी और इनुकामी यहाँ पर पहले भी आकर पूछ चुके हैं। लगभग उसातो को वहाँ पहुँचे 10 दिन हो चुके हैं। इस वजह से वो शॉक थे और कह रहे थे कि ये ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों चल रही है और आखिर ये ट्रेनिंग है इस तरह की। इस पर वो लोग बताते हैं कि वो ये नहीं बता सकते कि आखिर ट्रेनिंग में हो क्या रहा है, क्योंकि रोज की परमिशन के बिना बताना गलत होगा और फिर रोज उन्हें छोड़ेगी नहीं। अब वो वैसे काजुकी और उसातो की बहुत ही चिंता हो रही थी, पर इनुकामी कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक ही होगा। अब वापस से हम यहाँ उसातो के पास आते हैं। वो इस वक्त स्ट्रेचिंग कर रहा था और उसने लकड़ी का एक वेपन भी तैयार कर लिया था उस जायंट स्नेक से लड़ने के लिए। अभी वो रैबिट डरा हुआ था, पर उसातो उससे कहता है कि उसे किसी तरह से उस जायंट स्नेक को खत्म करना होगा। वो रैबिट से ही उस जगह के जाने को कहता है जहाँ पर वो व्हाइट स्नेक मिल सकता है। रैबिट वैसे डर के मारे वहाँ जाना नहीं चाहता था, पर उसातो के कहने पर वो मान जाता है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर में वो उस व्हाइट स्नेक के पास पहुँच चुके थे। हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर जो वो स्मॉल बेबी बियर भी था, जो कि इस वक्त उस जायंट स्नेक से अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए आया था, पर वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो उस जायंट स्नेक को हरा पाए। इस वजह से अभी उसे चोट लग गई थी, पर किस्मत से अभी उस जायंट स्नेक ने उस बेबी बियर को खत्म नहीं किया था। उसातो को गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो तुरंत ही उस जायंट स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे उसे देखकर उसातो को डर लग रहा था, पर वो जानता था कि रोज से ज्यादा डरावना और कुछ नहीं हो सकता। अब वो व्हाइट स्नेक उसातो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसातो भी इसके लिए तैयार था, पर जब उसातो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि अब वो व्हाइट स्नेक उसातो को बस खाने ही वाला था, पर उसातो स्पीड की मदद से थोड़ा पीछे होता है और अपना वो लकड़ी का बनाया हुआ वेपन उस जायंट स्नेक के आंख के अंदर मार देता है। इसके बाद अब उस स्नेक के पास बस एक आंख बची थी। इसका मतलब वो बहुत ही गुस्से में आ चुका था। वो तुरंत ही फिर से उसातो की तरफ बढ़ता है। उसातो इस बार भी अपनी स्पीड की मदद से भाग रहा था और उसने अपना चाकू निकाल लिया था, पर इतने में ही वो व्हाइट स्नेक के हाथ को बाइट कर लेता है। ये चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि इसे जल्दी हील कर पाना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही साथ यहाँ पर बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन भी फैल रहा था, जो कि सबसे बड़ा खतरा था। पर किस्मत से उसातो ने वो लेक का पानी पिया था, जो कि पहले से पॉइजनस था। इस वजह से उसे थोड़ा सा अनुभव हो गया था कि पॉइजन के साथ उसे हीलिंग मैजिक से कैसे डील करना है। उसातो किसी तरह से खुद को हील कर लेता है और अब वो फिर से तैयार था उस जायंट स्नेक से लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक फिर से उसातो की तरफ बढ़ने वाला था। यहाँ पर वो बेबी बियर भी उसातो की मदद कर रहा था। उसमें इतनी ताकत तो थी कि वो स्नेक की पूंछ पकड़कर उसे कुछ देर रोक सके, पर अच्छा था कि स्नेक का ध्यान इस चीज से भटक जाता है। इस वजह से उसातो तुरंत ही दौड़ते हुए उस स्नेक के सर पर आ गया था। यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर लगाकर उसके सर पर मारता है, जिस वजह से उस स्नेक का स्कल डैमेज हो जाता है। साथ ही उसातो ने अपनी वो लकड़ी की स्पेयर निकाल कर उसके सर में मार दी थी, जिस वजह से उस व्हाइट स्नेक के सर में खून निकल रहा था और लग रहा था कि वो मारा गया, क्योंकि वो नीचे गिर चुका था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। साथ ही यहाँ पर उसातो भी नीचे गिर जाता है। वो खुश था कि उसने व्हाइट स्नेक को खत्म कर दिया, पर अब उसे इतना ज्यादा चोट लगी थी कि वो वापस चलकर इस जंगल को पार नहीं कर सकता। अब तभी वहाँ पर वो बेबी बियर आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसातो ने उसकी मदद की उससे पेरेंट्स का बदला लेने के लिए, इसलिए अब वो उसातो से दोस्ती भी कर रहा था। उसातो भी देखकर खुश था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक अभी तक मरा नहीं है। वो फिर से खड़ा हो गया था और अब वो उसातो के ऊपर हमला करने वाला था। उसातो ही देखकर समझ गया था कि अब वो नहीं बच सकता। वो तुरंत ही रोज का नाम चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मुझे किस तरह की प्रॉब्लम में फंसा दिया। लेकिन जैसे ही वो इतना कह रहा था कि इतने में ही रोज वहाँ से उड़ते हुए आती है और तुरंत ही उस व्हाइट स्नेक के ऊपर गिरकर उसे एक ही अटैक में खत्म कर देती है। उसातो ये देखकर शॉक था। रोज बताती है कि वो तभी से माउंटेन के ऊपर खड़े होकर यहाँ जंगल की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर कई तरह के खतरे हैं और वो उसातो को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वो बस उसे एक्सपीरियंस दिलाने के लिए ये सब कर रही थी। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि उसातो ने जिस रैबिट की मदद की थी और जो रैबिट उसके साथ घूम रहा था, वो असल में रोज का ही पेट है और रोज ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। रोज बताती है कि एक ग्रिजली बेयर को खत्म कर पाना एक नॉर्मल नाइट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुम तो अभी बिगनर हो, पर फिर भी तुमने इतनी बहादुरी से लड़ाई की और तुमने हार नहीं मानी। वरना तुम चाहते तो तुम वापस आकर कह सकते थे कि ग्रिजली बेयर को मार पाना अभी नामुमकिन है। वैसे वो इस चीज से भी इम्प्रेस थी कि उसातो ने एक व्हाइट स्नेक जैसे डीमन पेट से लड़ने की हिम्मत की। डीमन पेट से उसका मतलब था कि असल में जो व्हाइट स्नेक है ये नेचुरल क्रिएचर नहीं है, बल्कि इन्हें डीमन ने क्रिएट किया है। वो बताती है कि वो उसातो को कभी भी इतना ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग इतनी फास्ट नहीं कराती, मतलब वो इतनी जल्दी उसातो को जंगल में नहीं भेजने वाली थी, पर
वो समझ चुकी थी कि डीमंस जल्द से जल्द अपना अगला दाव खेलने वाले हैं, क्योंकि वो पहले अपने मूव में हार गए थे। इस वजह से अभी उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और वो अपनी आर्मी को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जिस वजह से उसने ओसातो को वहाँ भेजा। और अभी वो ओसातो की तारीफ भी कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ। यहाँ पर रोज अभी आगे चलकर होने वाली वॉर के बारे में बता रही थी। इस वजह से ओसातो थोड़ा सा शॉक था और शॉक होकर कहने लगता है कि अभी तो मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे इस वर्ल्ड में आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, फिर भी मैं इस वॉर में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता हूँ। और वैसे भी अभी तुमने बताया कि हमारे रेस्क्यू स्क्वाड में 2 और हीलर हैं, तो वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो फिर उन्हें लीड कराने को क्यों नहीं कहा जा रहा। तो इस पर रोज बताती है कि वो जिस जगह पर सूटेबल है वो वहीं पर है और हमारे पास और कोई हीलिंग मैजिशियन भी नहीं है, इस वजह से तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पर इस काम में बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डीमन कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले डीमन किंग को दिखाते हैं, जो कि इस वक्त अपने एक जनरल अमीला से बात कर रहा था। वो अपने प्लान्स के बारे में पूछ रहा था जो कि उन्होंने वॉर के लिए क्रिएट किए हैं, जिस पर अमीला कहती है कि प्लान बहुत ही सही जा रहे हैं और जल्दी वो प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे। इस पर डीमन किंग खुश होता है, मगर वो कहता है कि हमें किल रेशियो 1 से ज्यादा रखना है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि अगर 10 डीमन आ जाते हैं तो वो सामने 10 से ज्यादा लोगों को मार कर आए, या फिर अगर डीमंस भी मारे जाते हैं तो फिर 10 डीमन से कम 20 इंसानों को खत्म करें। वैसे वो ये भी कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा डीमंस बचकर वापस आने चाहिए, भले ही तुम लोग उस वॉर में जीत पाओ या ना पाओ, पर हमें रेशियो बराबर रखते हुए डीमंस को बचा कर रखना है, जिससे कि हमारी आर्मी कम ना पड़े। अब जब अमीला वहाँ से बाहर आती है तो उसकी मुलाकात होती है डीमन डॉक्टर से, जिसे साइंटिस्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर अलग अलग क्रिएचर क्रिएट करता है। इसके लिए वो उसे एक अलग बजट दिया जाता है। उसने एक और नया मॉन्स्टर बनाया है, वो अमीला को उसे दिखाने को कहता है। अमीला वैसे तो नहीं जानना चाहती थी, पर वो फिर भी सोचती है कि आखिर किस तरह का मॉन्स्टर उस डीमन डॉक्टर ने बनाया होगा। वहाँ पर जाकर हमें जानने को मिलता है कि उसने एक जॉइंट वेनम स्नेक क्रिएट किया था, जो कि पहले भी वो कर चुका है। अमीला कहती है तो पहले वाला है, इसे तो पहले ही एक ह्यूमन सोल्जर्स ने मार दिया था, पर वो डॉक्टर बताता है कि नहीं, ये ज्यादा खतरनाक है। वैसे हमें यहाँ जानने को मिलता है कि अमीला की रोज के साथ कोई दुश्मनी है। अमीला कह रही थी कि हमारी फ्रंट लाइन में हीलर्स की कमी है, सामने ह्यूमंस के पास एक ऐसा हीलर है जो कि दूसरे को हील करने के अलावा हम पर हमला करती, ये गलत है। और वैसे ना जाने उसकी किस कारण से दुश्मनी है, पर वो इतने गुस्से में थी, वो कह रही थी कि अगर रोज उसे इस वॉर के दौरान मिलती है तो वो उसे खत्म कर देगी। तभी हमें ये बताया जाता है कि ये जो वॉर होने वाली है इसकी फ्रंट लाइन में डीमंस की तरह से इस इमोर्टल डार्क मैजिक यूजर लीड करेगा। अब सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं ओसातो के पास। वो घर पर वापस लौट आया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली अब उसे पेड़ के ऊपर नहीं सोना पड़ रहा था। वो अच्छे मस्त बेड पर सो रहा था। अब वो उठता है और जाकर अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त यानी कि वो बियर ओसातो से उसके लिए कुछ फ्रूट लेकर आया था, जो कि ओसातो को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बनी भी है, यानी कि वो रैबिट भी है। ओसातो उससे भी अभी गुस्सा था, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया और बताया नहीं कि असल में वो रोज का पेट है। पर वो रैबिट इतना क्यूट है कि ओसातो उसे माफ कर देता है और उसे भी कुछ फ्रूट दे देता है। इस चीज पर बियर थोड़ा सा गुस्सा था, पर ओसातो ने उसे और फ्रूट देकर मना लिया था। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। वो यहाँ पर उस बियर को ब्लोरेंस नाम से बुला रही थी। वो कहती है कि उसने किंग के बारे में उसे बताया, लेकिन उनका बजट तो सेम ही है। वो रेस्क्यू स्क्वाड से सेम बजट देंगे, उसी बजट में हमें इस बियर का भी ख्याल रखना है। इस वजह से रोज थोड़ी सी गुस्सा थी, क्योंकि एक नया खर्चा उन्होंने ऐड कर लिया और अब इसका भार भी उन्हें ही उठाना होगा। लेकिन ओसातो कहता है कि चिंता मत करो, इसका भार मैं उठाऊंगा। और ओसातो तुरंत ही ब्लोरेंस को अपने कंधे पर उठा लेता है। वैसे रोज का कहने का मतलब ये नहीं था कि रोज यहाँ पर कहती है कि अच्छा है, इस बियर में हमें एक फायदा है। वो बताती है कि अगर ओसातो ब्लोरेंस को इस तरह से अपने कंधे पर उठाकर भागता रहेगा तो इससे उसकी एक खास ट्रेनिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ वॉर के टाइम पर कई लोग चोट खाकर गिर पड़े होंगे, जिस वजह से वो हील नहीं कर सकते और ओसातो वहाँ उन्हें हील नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ वॉर चल रही होगी। इसलिए ओसातो को वहाँ से उन्होंने उठाकर दूर ले जाना होगा। और अभी बियर को उठाकर ले जाना सेम उसी की तरह है जैसे कि वो किसी पर्सन को उठाकर लेके जा रहा हो।
अब उसातो किसी तरह से दौड़ना शुरू करता है। कुछ दूर आने के बाद उसे जो टीम मेंबर थे वो उस पर हमला करने के लिए आ गए थे, जिससे कि वो एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सके, पर उसातो उनसे बचता है। पर अभी उन दोनों ने उसातो का पीछा नहीं छोड़ा था। उसातो इसी तरह से और दूर आगे भागते हुए आता है। तभी एक टीम मेंबर्स उस पर छुपकर हमला कर देता है। साथ ही दूसरे टीम मेंबर्स ने अभी उसके ऊपर कुछ बदबूदार बलून फेंके थे जिनके अंदर पानी भरा हुआ था। अभी उसातो उन सभी को डोज करते हुए भागता जा रहा था। अभी इस तरह से दौड़ते हुए उसातो को करीबन 6 घंटे हो चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था, लेकिन वो थोड़ा हैरान था क्योंकि अभी तो 8-10 घंटे आराम से दौड़ लेता था, लेकिन उसे अब 6 घंटे में भी थकान होने लगी और हीलिंग पावर भी उसे उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर रोज आती है। वो बताती है कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसातो के माइंड पर अभी प्रेशर है, क्योंकि जब से रोज ने उसातो को वॉर वाली बात बताई है, उसातो को वहाँ फ्रंट लाइन में रहना होगा। तभी से उसातो बहुत टेंशन में है। इसी वजह से इससे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है और मेंटल हेल्थ को इस हीलिंग पावर से ठीक नहीं किया जा सकता। रोज कहती है कि तुम्हें अभी टाउन की तरफ ही दौड़कर जाना चाहिए। तुम लोगों से मिलोगे, तुम्हें सिचुएशन समझ में आएगी और इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि प्रेशर लेकर तुम कभी भी फ्रंट लाइन में खड़े नहीं रह सकते। वैसे रोज ने उसे परमिशन दे दी थी कि वो किंगडम के अंदर भी जा सकता है, लेकिन उसे अपने कंधे पर हमेशा ब्लोरेंस को उठाकर रखना होगा। उसातो उसके लिए तैयार था। वो तुरंत ही अपना वेट बढ़ाने वाला वेस्ट पहनकर उधर किंगडम की तरफ चला जाता है। अब वहां जाते वक्त लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ह्यूमन को एक बियर को उठाकर भागते हुए देखा है। पर वो जानते थे कि असल में उसातो रेक्सी स्क्वाड का मेंबर है, इस वजह से वो उसातो से डर नहीं रहे थे। अब उसातो इसी तरह से दौड़ते हुए जा रहा था। तभी ब्लोरेंस को किसी चीज की स्मेल आती है। वो उसातो से वहां जाने के लिए कहता है। उसातो बात मानकर उसके साथ वहां चला जाता है। वहां जाने के बाद हमें पता चलता है कि एक लेडी फ्रूट सेल कर रही थी और ये खुशबू उसी फ्रूट की थी। उसातो वहां पर आकर देखता है कि सच में वो फ्रूट बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, मगर उसातो के पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वैसे उसातो पूछता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में आकर इसे खरीद लूंगा, लेकिन क्या आप मुझे इस फ्रूट का नाम बता सकती हो? इस पर वो लेडी बताती है कि उनके किंगडम के सिग्नेचर फ्रूट हैं। इसका मतलब ये वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है और इनका नाम वो नहीं बताती। वो बस कह देती है कि उसे हर दुकान पर मिल जाएंगे। अब उसातो ये भी पूछता है कि वो क्या एक बड़े से भालू को लेकर दौड़ रहा है, फिर भी उसे उससे डर नहीं लग रहा, इसका क्या कारण है? तो वो लेडी बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसातो ने रेस्क्यू स्क्वाड के कपड़े पहन रखे हैं। वो जानते हैं कि उसातो रेस्क्यू स्क्वाड से है और पहले भी कई सारे लोग यहाँ पर रेस्क्यू स्क्वाड से ही इसी तरह की ट्रेनिंग करते हुए मिले हैं और वैसे भी वो इतने खतरनाक दिखते हैं कि उसातो उनसे ज्यादा खतरनाक नहीं दिखता। इस वजह से कोई उससे डर नहीं रहा है। अब उसातो वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी वो लेडी उसातो को एक फ्रूट ऑफर करती है। वो उसातो को वो फ्रूट फ्री में दे रही थी। उसातो उसे ले लेता है, लेकिन उसातो उसे टेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि ब्लोरेंस ने उतना ही उसके हाथ को बाइट कर लिया था। यहाँ पर वो फ्रूट के साथ उसातो का थोड़ा सा हाथ भी बाइट कर लेता है, पर इसके बाद उसातो ने उसे हील कर लिया था और इसके बाद उसातो फिर से ब्लोरेंस को लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी उस लेडी के पास एक गर्ल आती है जो कि असल में उनकी असिस्टेंट है। वो यहाँ पर उसातो के बारे में पूछती है कि आखिर ये लड़का कौन था, तो वो ओल्ड लेडी बताती है कि यह रेक्सी स्क्वाड का मेंबर है। यहाँ पर वो गर्ल उसातो में थोड़ी इंटरेस्टेड लग रही थी। वैसे इस तरफ उसातो भागते हुए सोच रहा था कि क्यों ना वो अपनी दोस्त इनुकामी और काजुकी से मिलने के लिए जाए, क्योंकि वैसे भी वो किंगडम के अंदर घूम रहा है। अब इस पर ब्लोरेंस भी हाँ करता है, जिसके बाद उसातो तुरंत ही किंगडम के पैलेस में की तरफ भागने लगा था। तभी हम देखते हैं कि लड़का जो कि उसातो को देखकर शॉक था और समझ गया था कि असल में ये रेक्सी स्क्वाड का मेंबर है। वो तुरंत ही उसातो के पीछे भागने लगता है, पर वो उसातो को कैच नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसातो उसे नोटिस कर लेता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़का थक चुका था। इस वजह से उसातो उसके पास जाता है और उसे हील करता है। वो लड़का बताता है कि उसातो के कपड़े देखकर वो समझ गया था कि उसातो रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर है, इस वजह से वो उसका पीछा कर रहा था। हमें जानने को मिलता है इस लड़के का नाम ओर्गा है और असल में ये भी एक हीलर है, जिसकी बात रोज कर रही थी। अभी यहाँ पर उसातो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब उसातो तो रोज से ट्रेनिंग ले रही है, फिर ये लड़का यहाँ पर क्यों है? ये ट्रेनिंग क्यों नहीं ले रहा? तो इस पर ये लड़का बताता है कि ये और इसकी बहन रोज की ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो ट्रेनिंग पूरी करना इम्पॉसिबल है। असल में इसकी बहन भी एक हीलिंग मैजिशियन है और इसके पास भी हीलिंग पावर है और इसके पास भी उसकी बहन यहाँ किंगडम के अंदर एक क्लिनिक चलाती है और सभी को हील करती है। अभी उसातो ये देखकर शौक था, आखिर ओर्गा एक हीलिंग मैजिशियन है, फिर वो खुद को हील क्यों नहीं कर सकता? तो यहाँ पर ओर्गा बताता है कि वो खुद को हील नहीं कर पाता, लेकिन वो किसी और को हील कर सकता है। ये सुनकर उसातो थोड़ा सा शॉक था। वैसे
वैसे यहाँ पर उसातो बताता है कि रोज ने उसे वॉर के दौरान फ्रंट लाइन में रहने को कहा है, मगर उसातो को डर लग रहा है कि वो सच में इस लायक है भी कि नहीं। अब ओर्गा कहने लगता है कि हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ओर्गा बताता है कि एक वॉर के अंदर सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ दो लोगों को होता है, एक तो वो जो कि नाइट्स और एक वो जो कि मैजिशियन है। अगर उनके ऊपर हमला हो जाए, उन्हें चोट लग जाए तो उनके बचाने का तरीका नहीं बचता, वो बस वहाँ पर मरने का इंतजार करते रहते हैं। ओर्गा उसातो से कहता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और रोज अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या कर रही है। उसने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब वो तुम्हें इस लायक मानती है कि तुम इतने प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। साथ ही नाइट और मैजिशियन की बात सुनकर उसातो को अभी काजुकी और इनुकामी की याद आती है। वो सोचता है कि शायद उन दोनों को भी वहाँ फ्रंट लाइन में रहने को कहा होगा। वैसे अब ओर्गा कहता है कि मुझे चलना चाहिए वरना मेरी बहन मुझे ऊपर गुस्सा करेगी। असल में अभी उसे क्लिनिक जाना था। उसातो भी वापस से ब्लोरॉन्स को लेकर वहाँ से ट्रेनिंग के लिए निकल रहा था, मतलब वहाँ पैलेस जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ओर्गा कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि रोस्ट की ट्रेनिंग कराने का तरीका थोड़ा सा खतरनाक है और बहुत ही डरावना भी है, पर तुम उसे गलत मत समझना, वो ऐसा तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही है। इसके बाद अब उसातो वहाँ से चला गया था। तभी हम देखते हैं कि ओर्गा की सिस्टर वहाँ पर आती है। वो ओर्गा पर गुस्सा हो रही थी कि आखिर वो क्या कर रहा है, जिस पर ओर्गा बताता है कि आज वो एक बंदे से मिला है और अगर शायद वो उससे मिलती तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती। अब हम देखते हैं कि उसातो वहाँ पैलेस के अंदर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसातो अभी सोच रहा था कि शायद वो लोग ब्लोरॉन्स को उनके साथ नहीं जाने देंगे क्योंकि वो एक मॉन्स्टर एनिमल है। पर तभी वहाँ पर जो गार्ड था वो कहता है कि किंग ऑलरेडी उन्हें परमिशन दे चुके हैं कि उसातो उस बियर को भी वहाँ अंदर ले जा सकता है। अब उसातो वहाँ अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि इनुकामी इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है। वैसे वहाँ पर काजुकी भी नहीं दिख रहा था। अब इनुकामी उसातो को देखती है तो वो ट्रेनिंग रोककर उसातो के पास आ जाती है। यहाँ पर उसातो उससे पूछता है कि कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, लेकिन इनुकामी का ध्यान इस वक्त ब्लोरॉन्स के ऊपर था। उसे वो एनिमल यानी कि बियर खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। वो कहती है कि क्या वो इसे टच कर सकती है, जिस पर उसातो कहता है कि हाँ, तुम इसे टच कर सकती हो और अगर ये तुम्हें बाइट कर भी लेगा तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। अब ऐसा ही होता है क्योंकि ब्लोरेंस ने यहाँ पर इनुकामी को बाइट कर लिया था, पर उसातो उसे हील कर देता है। इनुकामी तो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वैसे उसातो यहाँ पर काजुकी के बारे में भी पूछता है, जिस पर इनुकामी बताती है कि वो इस वक्त जंगल की तरफ गया है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और वो सिजिलस के साथ वहाँ पर गया हुआ है। उसातो समझ गया था कि ये सभी लोग अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, इस वजह से उसातो को फिर से लग जाना चाहिए ट्रेनिंग पर। तो वो तुरंत ही ब्लोरेंस को उठाकर और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ से वो वापस अपने घर पहुंच चुका था। रात भी हो चुकी थी। वो जाकर रोज से मिलता है। वो रोज से कहता है कि जब तुमने मुझसे पहली बार कहा था कि मैं वहाँ फ्रंट लाइन में खड़ा रहूंगा तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था और मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे मन में आ रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं। पर उसातो बताता है कि अब उसका वो डर निकल चुका है क्योंकि उससे ज्यादा डरावना तो ये है कि वो उस वॉर में अपने दोस्तों को भी खो सकता है। उसातो कहता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ फ्रंट लाइन में खड़ा होने के लिए। ये सुनकर रोज इम्प्रेस होती है और कहती है कि एक रेक्सिस फूड मेंबर बनने के लिए इस तरह का मोटिवेशन होना जरूरी है। अब वो वापस से चला गया था और सो गया था। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पर उसके ऊपर रोज एक बैग पटक देती है और कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द मिशन के लिए निकलना चाहिए। उसातो को कुछ समझ तो नहीं आया था, पर वो बताती है कि असल में किंग ने उसे एक मिशन के लिए चुना है जो कि इनुकामी का मिशन है, पर उसातो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ रोज और उसातो निकल चुके थे इनुकामी के पास। वैसे इस वक्त अभी उसातो ब्लोरेंस को अपने सर के ऊपर बिठाकर ले जा रहा था। रास्ते में उसातो रोज से कहता है कि आखिर मुझे इनुकामी की मदद करने के लिए क्यों नहीं चुना गया, जबकि वो काजुकी को भी तो चुन सकते थे, वो तो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इस पर रोज कहती है कि हाँ, पहले उसे ही चुना गया था लेकिन इनुकामी ने मना कर दिया क्योंकि काजुकी अभी अभी जंगल से आया है अपनी ट्रेनिंग खत्म करके। ऐसे में फिर से जंगल की तरफ जाना उसके लिए सही नहीं होगा। उसातो को ये भी जानने को मिलता है कि उसे स्पेशली यहाँ पर बुलाया नहीं गया था, बल्कि किंग ने कहा कि अब तुम जब अकेले जा रही हो तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, ऐसे में तुम्हें एक हीलर की जरूरत होगी। इस वजह से वहाँ उसातो का नाम बीच में आ गया और अब इनुकामी एक बार किंग को मना कर चुकी थी कि वो काजुकी को नहीं ले जा सकती, इसलिए दूसरी बार किंग को मना करना सही नहीं होगा। इस वजह से वो हाँ कर देती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रोज और
उसातो वहाँ इनुकामी के पास पहुंच चुके थे। इनुकामी उसातो को देखकर थोड़ी सी शॉक थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो हीलर उसके साथ जाने वाला है वो उसातो है। वैसे यहाँ पर वो इस वक्त इस बात से खुश थी कि अब वो ब्लोरेंस के साथ और ज्यादा खेल पाएगी। वैसे ब्लोरेंस को यहाँ पर लेकर आने का कारण सिर्फ यही है कि वो घर पर सबके हाथ बाइट करता रहता था, इस वजह से उसातो को ना चाहते हुए उसे उठाकर लेकर आना पड़ा। वैसे अब इनुकामी उसातो को अपनी टीम से मिलाती है जहाँ पर एक नाइट है जिसका नाम ओरेकू है और एक मेज है जिसका नाम ओरिन है। उसातो को याद आता है कि वो ओरेकू से पहले भी मिल चुका है क्योंकि वो जब सुबह सुबह मॉर्निंग रनिंग के लिए आता है तब ओरेकू कासल के गेट पर गार्ड करता है। वैसे यहाँ पर रोज भी इनुकामी से कह रही थी कि तुम्हें वहाँ थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। उसातो अभी इतना ज्यादा अच्छे से मैजिक एबिलिटी को नहीं सीखा है कि वो किसी को डेथ से जिंदा कर सके या फिर पूरी तरह से हील कर सके। पॉइजन की भी एक लिमिट है, उसातो उससे ज्यादा पॉइजन को हील नहीं कर सकता क्योंकि अभी अभी उसातो ने यहाँ पर रोज से ट्रेनिंग लेना शुरू किया है। इनुकामी कहती है कि हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है। अभी इनुकामी कह रही थी कि ये सच में थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल है। वैसे इसके बाद अब उन्हें वहाँ से आगे बढ़ना था। तभी सीन चेंज होता है और हम काजुकी को देखते हैं। वो जंगल से ट्रेनिंग के बाद वापस किंगडम में लौट चुका है और अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है। ये देखते हुए प्रिंसेस सीलिया उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि उसे इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी नहीं चाहिए, इससे उसकी बॉडी पर भी असर पड़ेगा। वैसे प्रिंसेस सीलिया असल में काजुकी को पसंद करने लगी है लेकिन काजुकी कहता है कि नहीं, अगर वो सच में डीमन से लड़ने चाहते हैं तो उन्हें और ताकतवर बनने की जरूरत है। और वैसे भी सिर्फ 3 ही वॉरियर यहाँ इस वर्ल्ड में आए हैं, इसका मतलब उन तीनों को ही पूरी जान लगानी होगी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में, तभी इस तरह से वो डीमन आर्मी को रोक पाएंगे। अब यहाँ से वापस से सीन चेंज होता है और हम उसातो के पास आ जाते हैं। अभी यहाँ रास्ते में जाते वक्त इनुकामी उसातो को बता रही थी कि काजुकी जब जंगल में गया था तो वहाँ से बहुत ही थक कर लौट के आया था। वो बता रहा था कि उसके वहाँ पर कई सारे अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर से मुलाकात हुई। वो मॉन्स्टर अच्छे खासे लेवल के थे लेकिन काजुकी के साथ और भी कई सारे सोल्जर्स थे, इस वजह से उन्हें जान की तो हानि नहीं हुई पर उन्हें कई सारी इंजरी आई थी। वैसे वो अब पेन काजुकी के लिए एक अच्छा सोर्स साबित हुआ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। काजुकी अभी बहुत ही ज्यादा खुश था, उसकी पावर पहले से दुगने लेवल पर पहुंच चुकी है। वैसे अभी उसातो इनुकामी की बात सुन तो रहा था पर वो कुछ और ही सोच रहा था। वो अभी सोच रहा था कि जब वो जंगल में गया तब उसे ब्लोरेंस मिला लेकिन उस वक्त ब्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। वो मन में कहता है कि क्या ब्लोरेंस को अभी भी अपने घर की याद आती होगी, मगर इस तरफ हम देखते हैं कि ब्लोरेंस तो अभी मस्त चैन से सो रहा था। वैसे अभी इनुकामी से रहा नहीं जाता, वो उसातो से पूछने लगती है कि कब से सो रहा है और ये कब उठेगा। इनुकामी को उसके साथ खेलना था। वैसे उसातो कहता है कि नहीं, तुम इसे नहीं उठा सकती, ये बहुत ही टाइम सोता है और मैं नहीं चाहता ये उठ के हमें परेशान करे। मगर इनुकामी से रहा नहीं जाता, उसके हाथ अपने आप ही आगे बढ़ रहे थे और वो ब्लोरेंस को उठाने वाली थी लेकिन इतने में ही पर उसातो ने बार बार उसका हाथ रोक दिया था। इनुकामी कहने लगी थी तुम बहुत ही बुरे हो, लेकिन उसातो कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, तुम एक क्रीपी बिहेव कर रही हो। वैसे हम देखते हैं कि अभी उनकी बात से यहाँ ब्लोरेंस सच में जाग चुका था। इनुकामी तो बहुत ही खुश होती है और इसके बाद उसातो उसे नीचे उतार देता है और कहता है कि तुम अकेले खुद से चले जाओ। अब ब्लोरेंस तो चल तो रहा था पर वो बिल्कुल नींद में था। ये देखकर इनुकामी कहती है कि वो उसके ऊपर आ सकता है, वो उसे लेके चलेगी, लेकिन ब्लोरेंस जैसे उसकी पीठ पर चढ़ने को कहता है इनुकामी नीचे से नीचे गिरा देती है, साथ ही उसे चोट भी लग गई थी, वो ब्लोरेंस के नीचे दब चुके थे। अब इसके बाद उसातो उसे हील करता है और वो लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे चलते हुए वो सोच रहे थे कि अब उन्हें कोई मॉन्स्टर मिलेगा और उन्हें थोड़ा मजा आना स्टार्ट होगा। इतने में ही वहाँ सामने कोरिन और उरेकू को कुछ हलचल होती दिखती है। अब इनुकामी और उसातो आगे बढ़कर पूछते हैं कि ये क्या है, क्या कोई मॉन्स्टर है? तो इस चीज पर वो दोनों बताते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि उनसे भी ज्यादा बेकार चीज है। असल में वहाँ पर कुछ लुटेरे थे, ये गिनती में बहुत सारे थे। ये इनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और हम तुम्हारी बात भी बीच में नहीं रखेंगे, बस तुम्हारे पास जो भी कुछ वैल्यूएबल आइटम है वो हमें दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर ओरेगो तुरंत ही मना कर देता है, लेकिन ये चीज उन लुटेरों के लीडर को पसंद नहीं आती। वो कहने लगते हैं कि हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं बल्कि तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें सारा सामान हमें देना होगा तभी तुम यहाँ से आगे बढ़ पाओगे, लेकिन हम तुम्हें लूटने भी नहीं देने वाले। यहाँ पर उनके लुक्स तो बहुत वैसे परफेक्ट लुटेरे वाले थे पर उसातो को उनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसातो की टीम मेंबर्स ही इतने खतरनाक दिख रहे थे कि इस तरह के लुटेरे उसे नहीं डरा सकते। अभी यहाँ पर इनुकामी को भी इनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, वो तो बल्कि इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि फाइनली उसके एक और फैंटेसी पूरी होने वाली है।
वहाँ नीचे हम ब्लोरेंस को देखते हैं जो कि इनके सामने आता है। तो यहाँ इस लुटेरे की गैंग के कुछ गुंडे डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इनके पास तो एक ग्रिजली बियर भी है। मगर इतने में ही उनका लीडर उन्हें रोक देता है और कहने लगता है कि तुम लोग पागल हो, हम इसे अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। अगर हम इस ब्लू ग्रिजली बियर को सेल करेंगे तो हमें ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत ही ज्यादा कीमत मिलेगी। मैं तो कहता हूँ हमें इसे जिंदा पकड़ना चाहिए। अब जैसे ही वो लोग ब्लोरेंस के बारे में इतना कहते हैं तो इतने में ही इनुकामी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी थंडर पावर से अटैक कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि उन लिटोरे के लीडर को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी पर वो जिंदा था। ये देखकर उसातो इनुकामी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा अपनी मैजिक पावर का अच्छा खासा कंट्रोल है। उसातो उससे कहता है कि तुम अपनी पावर का जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हो, चिंता की बात नहीं है। अगर इन्हें ज्यादा चोट लगी तो मैं इन्हें हील कर दूंगा, बस ये मरने नहीं चाहिए। अब इसके बाद इनुकामी भी उन पर हमला करना शुरू करती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उरिन को कुछ महसूस होता है। असल में ये कुछ बीस्ट थे। अब यहाँ पर उरी को जितनी देर में ये समझ पाता उतने में ही वो सारे बीस्ट जो कि असल में जंगली सुअर हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ अभी किसी तरह से ये लोग उनके अटैक से बच रहे थे पर तभी एक जंगली सुअर यहाँ इनुकामी पर हमला करने वाला था। उसातो उसके सामने आकर इनुकामी को पकड़ लेता है जिससे कि वो जंगली सुअर का हमला उसातो को लगे, मगर उस सुअर ने उसातो को इतनी तेज मारा था कि उसातो और इनुकामी वहाँ से बहुत ही ज्यादा तेजी से दूर फेंक जाते हैं। अभी वो जब नीचे गिर रहे थे तो उसातो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था जिससे पहले वो उस जंगली सुअर के अटैक से हुए डैमेज को हील कर सके और साथ ही साथ जब वो नीचे गिर रहे थे तो उन्हें ज्यादा चोट भी न लगे। अभी वो एक पेड़ के ऊपर गिरते हैं जिस झाड़ियों से उन्हें कुछ चोट लगती है और वहाँ नीचे एक नदी बह रही थी और वो सीधा जाकर उसी में गिरते हैं और उसकी धारा के चलते वहाँ से बहने लगते हैं। अब उसातो उस नदी को देखते ही समझ गया था कि ये वही नदी है जिसमें वो पहले भी कूद चुका है और ये नदी जाकर सीधा एक झरने से जुड़ती है। इसका मतलब वो नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। उसातो इनुकामी को वार्निंग देता है और तभी वो झरना आ जाता है और वो सीधा झरने से नीचे गिर जाते हैं। अभी नीचे भी वो बहते हुए जा रहे थे। हम कुछ देर में देखते हैं कि इनुकामी उसातो को पकड़कर वहाँ उस नदी से बाहर निकल आती है और उसे लग रहा था कि उसातो अब चलने की हालत में नहीं है, इसलिए वो उसातो को सहारा देते हुए वहाँ से आगे ले जाने वाली थी। पर उसातो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नदी के अंदर ही खुद को हील कर लिया था और अभी उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, बल्कि इनुकामी को ही गाल पर चोट लगी हुई थी जिसे उसातो हील करता है। वैसे यहाँ पर इनुकामी उससे माफी मांग रही थी क्योंकि उसे ही बचाने के चलते उसातो वापस से जंगल के अंदर आ गया। उसातो कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो पहले भी इस जंगल में आ चुका है और ये जंगल बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर उसके नए दोस्त भी बने थे। यहाँ वो ये भी बता रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस जंगल में इतनी जल्दी फिर से आ जाएगा। वैसे इनुकामी को अभी इस बारे में नहीं पता था कि उसातो इस जंगल में आया था, इसलिए वो उसातो से पूछती है तो उसातो बताता है कि हाँ वो इस जंगल के अंदर आया था और जिन जंगली सुअर से अभी उनकी लड़ाई हुई वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं थे, उन्हें वो लोग आराम से हरा सकते थे। वो बस सिचुएशन बिगड़ गई, इस वजह से उन्हें वो अटैक झेलना पड़ा और वो वहाँ आ गए, वरना उसातो उनसे भी ज्यादा खतरनाक बीच से लड़ चुका है। इनुकामी तो सुनकर शौक हो जाती है। वैसे उसातो अभी यह भी कह रहा था कि हम थोड़ी गलत सिचुएशन में फंस चुके हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर खाना नहीं है या फिर पानी भी नहीं है। इस रिवर के पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है और मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि फिर हम चलने की हालत में नहीं रहेंगे। साथ ही यहाँ पर उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। इनुकामी कहती है कि इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर से वो वापस पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर हमें कुरिन और उरेकू मिल जाएंगे। पर उसातो कहता है कि नहीं, अभी हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अब रात होने वाली है और रात को जंगल में आगे बढ़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसातो कह रहा था कि हमें इस तरह से यहीं पर रुकना होगा, पर अगर जंगल के बीच में भी नहीं रुका जा सकता और उसातो पिछली बार पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। जब वो ये बात इनुकामी को बताता है तो इनुकामी कहती है कि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता क्योंकि उसकी फैमिली ने अभी उसे इस तरह से एंजॉय करने को नहीं दिया है। अब उसातो आसपास देखने लगता है कि तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो कहता है कि हम यहाँ रुक सकते हैं। अब उसका आइडिया सही था। वैसे उसातो यहाँ पर कह रहा था कि हमारे कपड़े गीले हो चुके हैं, हमें इन्हें बदल देना चाहिए, पर इनुकामी इसमें उसके कुछ गलत इरादे लगते हैं और वो थोड़ी शर्मा जाती है। वैसे उसातो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वैसे अब उन्हें खाने की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन इनुकामी खाने की प्रॉब्लम खत्म कर देती है क्योंकि वो यहाँ अपने पास अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करती है और पानी के अंदर उन बिजली के झटकों से जितनी भी फिश वहाँ तैर रही थी उन्हें खत्म कर देती है। अब उनके खाने का इंतजाम भी हो चुका था। वैसे यहाँ वो सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं थंडर पावर से आग जलाने के लिए। वैसे उसातो तो अभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वो इनुकामी से कह रहा था
कि काश पिछली बार भी तुम मेरे साथ आती, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंजॉयफुल हो। इसके बाद उसातो ने अपने कपड़े वहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिए थे और आग के पास बैठकर खुद को सुखाने लगा था। यहाँ पर इनुकामी अभी उस गुफा के बिल्कुल एक कोने में जाकर दीवार की तरफ मुंह कर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सोच रही थी कि शायद उसातो उससे माफी मांगेगा, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसातो के मसल्स देखते हुए वो शॉक हो जाती है और फिर से आगे देखने लगती है। वैसे तभी उसे सामने गुफा के एक कोने के कुछ चमकता हुआ दिखता है। असल में ये वहाँ पर रहने वाले जानवरों की आंखें थी। उसातो तो पहले उन्हें देखकर थोड़ा सतर्क हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई खतरनाक जानवर होगा। लेकिन जब वो जानवर वहाँ सामने आते हैं तो हमें जानने को मिलता है वो बस वेनम मंकीज है। उसातो उन्हें देखकर कहता है कि ये तो नॉर्मल चीज है, तुम इनके साथ खेल सकती हो। वैसे यहाँ उनके नाम में वेनम है, इससे उसातो समझ जाता है कि ये जहरीले हैं। वो तो तुरंत ही इनुकामी से कहते हैं तुम उन्हें टच मत करना। इनुकामी कहाँ मानने वाली थी, वो तुरंत ही अपनी उंगली एक मंकी की तरफ करती है और वो वेनम मंकी उसकी उंगली को बाइट कर लेता है, जिस वजह से इनुकामी की बॉडी में जहर फैल गया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें जानने को मिलता है कि कोरिन की एक साथी ने यहाँ काजुकी को बता दिया था कि उसातो और इनुकामी जंगल में खो चुके हैं और अभी तक किसी को उनका कोई पता नहीं है। ये सुनकर काजुकी शॉक होता है और वो तुरंत ही किंग के पास जाकर कहने लगता है कि आपको जल्द से जल्द एक रिसर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए भेजनी चाहिए। किंग कहते हैं कि हमें ऑलरेडी टीम तैयार कर ली है, लेकिन वो अभी नहीं जा सकती, उसे हम सुबह भेजेंगे। ये सुनकर काजुकी गुस्सा होता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उस जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं, ये मैं देख कर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि वो लोग वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ तो कोई सोल्जर्स या फिर कोई पावरफुल पर्सन भी नहीं है। इसके बाद अब काजुकी खुद वहाँ जंगल में जाने वाला था, लेकिन इतने में ही रोज उसे वहाँ आकर रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें उनकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। उसातो इनुकामी के साथ है और उसके होते हुए इनुकामी को कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम यहाँ उसातो और इनुकामी को देखते हैं। उसातो ने इनुकामी को हील कर दिया था। यहाँ भी वो दोनों बैठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे रात होने लगती है। उसातो कहता है कि हमें सोचना चाहिए। वैसे यहाँ पर अभी किसी एक को नजर रखनी चाहिए बाहर, जिससे कि कोई मॉन्स्टर या फिर कोई बीस्ट उन पर हमला ना कर दे। उसातो कहता है कि मैं रात भर नजर रखूंगा, तुम सो सकती हो। पर इस पर इनुकामी कहती है कि नहीं, तुम मुझे हील करने में ऑलरेडी अपनी बहुत सारी मैजिक पावर यूज कर चुके हो, तुम्हें पहले सो जाना चाहिए जिससे तुम रिकवर हो सको। उसातो बात मान जाता है। अब उसातो लेटता है, तभी इनुकामी उससे कहने लगती है कि क्या तुम जाग रहे हो। उसातो कहता है कि हाँ मैं भी जाग रहा हूँ। तो इनुकामी उससे पूछते है कि इस वर्ल्ड में समन होने के बारे में तुम्हें क्या लगता है। उसातो कहता है कि ये क्वेश्चन है। इनुकामी कहती है कि सिंपल बात है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। उसातो कहता है कि ऐसा क्यों। तो इनुकामी बताती है कि रियल वर्ल्ड में उसके लिए कुछ भी हासिल करने को नहीं बचा है। उसने जो भी सब सोचा है उसे वो मिल गया, मगर उसे फिर भी कोई मजा नहीं आ रहा यहाँ पर, लेकिन उसे मजा आ रहा है। उसातो कहता है कि सेम, मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहता। पहले मैं सोच रहा था कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ और अगर मैं अपनी रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ भी एक्ट करूंगा तो मैं तुम दोनों के ऊपर बर्डन बनूंगा। इस वजह से मैंने यहाँ इतनी हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू किया। इनुकामी भी बिल्कुल ऐसा ही मानती है। वो कहती है कि अब हमें बाहर दूसरी दुनिया में जाने के बारे में भूल जाना चाहिए और जब तक हम यहाँ हैं तब तक इस किंगडम को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। उसातो इस बात पर एग्री करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज आती है। इनुकामी पूरी तरह से तैयार था हमला करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि ब्लोरेंस था और बाकी लोग थे। अभी उरेको उसके साथ था। वो यहाँ इन दोनों को देखकर खुश था और कहता है कि ब्लोरेंस ने उसातो की स्मेल को पहचान लिया था। वो तुरंत ही यहाँ दौड़ता दौड़ता आ गया, लेकिन यहाँ पर उरेको बहुत ही थक गया था क्योंकि ब्लोरेंस को बहुत ही तेज भागता है। अब पूरी टीम वापस से ज्वाइन हो चुकी थी, इस वजह से वो उस जंगल से बाहर जाने के लिए निकल पड़े थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो और इनुकामी दोनों ही अभी किंग के सामने आए थे, क्योंकि किंग उसातो से माफी मांगना चाहते थे। वो कह रहे थे कि माफ करना कि हमारी वजह से तुम दोनों वहाँ जंगल में फंस गए। लेकिन इस पर उसातो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पहली बार थोड़ी ना उस जंगल में फंसे गए हैं। ये सुनकर किंग शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस जंगल में पहले कैसे फंस गए। अब उसातो को याद आता है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन अगर यहाँ पर वो रोज का नाम लेगा तो शायद रोज फंस जाएगी। इस वजह से वो रोज को प्रोटेक्ट करते हुए झूठ बोल देता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो ट्रेनिंग कितनी भी ज्यादा खतरनाक थी और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर वो रोज को क्यों बचा रहा है। वैसे यहाँ पर किंग अभी उन दोनों से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन वो बताते हैं कि उन्होंने एक जरूरी मीटिंग करनी है, इस वजह से वो अभी यहाँ से चले जाएं। अभी दोनों जब वहाँ से जाते हैं तो तभी वहाँ पर रोज और क्लियस आ जाते हैं।
क्योंकि मीटिंग इन दोनों से ही होने वाली थी। इन्हें कुछ जरूरी सीरियस बात करनी थी। उसातो और इनुकामी जब बाहर आ रहे थे तो उसातो कह रहा था ना जाने कि वो किस सीरियस बात पर मीटिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम दोनों को निकाल रहे हो। मगर इस पर इनुकामी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास पहले ही नाइट्स की कमी है और हम इतने भी कमजोर नहीं है कि हमें निकाल दिया जाए। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पर काजुकी और प्रिंसेस सीलिया आ जाते हैं। उसातो उन दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उन्हें वेलकम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर काजुकी और ज्यादा शॉक हो जाता है कि अभी अभी ये इतने खतरनाक जंगल से अपनी जान बचाते हुए आए हैं और फिर भी इतने ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जबकि काजुकी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। अब जब वो वहाँ उस पैलेस से बाहर आते हैं तो यहाँ पर वो साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। काजुकी उसातो से कह रहा था कि तुम लोगों ने वहाँ पर सरवाइव कैसे किया जबकि तुम दोनों अकेले थे, मैं तो सीलियस के साथ गया था। तो उसातो कहता है कि वहाँ सरवाइव करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तभी इनुकामी कहने लगती है कि हाँ, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि तुम किसी भी गलत चीज को टच ना करो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने भी एक मंकी को टच कर लिया था जिस वजह से उसकी बॉडी में पॉइजनस फैल गया था। अब वैसे वो लोग एक दूसरे को बाय करते हैं क्योंकि सभी को ट्रेनिंग करनी थी। लेकिन जब काजुकी जा रहा था तभी प्रिंसेस सीलिया उसे रोक लेती है। वो काजुकी से कहती है कि इनुकामी और उसातो उसके दोस्त हैं। वो उन्हें नाम से बुलाता है, तो क्या प्रिंसेस सीलिया भी उसकी दोस्त बन सकती है? इस पर काजुकी को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पर प्रिंसेस सीलिया कहने लगती है कि तो फिर काजुकी उसे अपने नाम से क्यों नहीं बुलाता। सिंपल वो यही कह रही थी कि काजुकी उसे सीलिया कहकर बुलाए, पर काजुकी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे वहाँ दूसरी तरफ किंग अभी मीटिंग कर रहे थे और ये मीटिंग असल में इस बारे में थी। आपको याद ही होगा कि पिछले पार्ट में जब उसातो और इनुकामी वहाँ जंगल की तरफ जा रहे थे तो बीच में उन्हें कुछ लुटेरे मिले थे। जब इन लोगों ने उन लुटेरों को पकड़ लिया था तो उन लुटेरों ने इन्हें कुछ बातें जानने को मिली थी। असल में वो लुटेरे पूरे जंगल में घूमते रहते हैं जिससे कि वो जंगल में आने जाने वाले लोगों को लूट सके। लेकिन इस दौरान इन्होंने कुछ अजीब देखा। उन्होंने कुछ इस तरह के मॉन्स्टर्स देखे जो कि नॉर्मली जंगल में नहीं मिलते और साथ ही साथ उन्होंने डीमंस को देखा और इस चीज से किंग्स और सभी समझ चुके थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। किंग कहते हैं कि जरूर डीमन आर्मी अपने जितने भी ट्रॉप्स हैं यानी कि सोल्जर्स उन्हें इकट्ठा कर रही है क्योंकि शायद वो इस वॉर के अंदर अपने सारे ट्रॉप्स को भेजेंगे। ये बात उनकी बिल्कुल ही सही थी। तो अब वो सीलियस से कहते हैं कि हमें भी हमारी सेना को तैयार रखना होगा। इस वजह से वो सीलियस को अभी तेज पूरी तैयारी करने के लिए जब सीलियस वहाँ से चला जाता है तो वो रोज से कहते हैं कि हमारी तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है। वैसे ज्यादातर तो किंग उससे कोई रिक्वेस्ट करते नहीं, पर अब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुकी है। वो रोज से कहते हैं कि रोज उस किंगडम की सबसे फास्टेस्ट पर्सन है, वो सबसे तेज दौड़ती है। इस वजह से वो चाहते हैं कि रोज जाकर देखे कि डीमंस आर्मी कहाँ तक पहुँच चुकी है। रोज को इस पर कोई दिक्कत नहीं थी, वो तुरंत ही हाँ करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इतने में ही किंग उसे फिर से रोकते हैं और वो नीचे आकर उससे एक और रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि रोज अपनी पुरानी पोजीशन यानी कि बटालियन कमांडर के तौर पर ज्वाइन कर ले। असल में रोज पहले बहुत ज्यादा हाई रैंक पर थी, लेकिन एक बड़ी सी वॉर के चलते उसके जो सबॉर्डिनेट यानी कि उसके जो टीम मेंबर्स थे वो सभी मारे गए। रोज अकेली बची थी, इस वजह से उसे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। उसने इस पोस्ट को छोड़ दिया और अभी वो उस पोस्ट को वापस से नहीं पाना चाहती, इसलिए वो सर नीचे करके बोलती है कि नहीं, मैं उस पोस्ट को वापस से नहीं स्वीकार कर सकती। लेकिन किंग थोड़ा हैरान थे। वो कहते हैं कि रोज पुरानी बातों को भूल जाए और फिर से बटालियन कमांडर बने। लेकिन रोज कहती है कि नहीं, वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो इस चीज को नहीं भुला सकती क्योंकि उसकी आंखों पर जो स्कार बना हुआ है वो उसे हमेशा उस दिन की याद दिलाता रहेगा। वो चाहती है कि उसे रेस्क्यू स्क्वाड को ही संभालने ही दिया जाए क्योंकि रेस्क्यू स्क्वाड का काम यही है कि वो बैटलफील्ड में जो सोल्जर्स मर रहे हैं उनकी जान बचा सके और ये काम रोज के हिसाब से पिछले काम से ज्यादा अच्छा है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर किंग पहले ही उसे बोलते तो शायद वो हाँ कर भी सकती थी, लेकिन अब उसे खुद से भी ज्यादा एक बेटर पर्सन मिल चुका है। यहाँ पर वो उसातो की बात कर रही थी। वो कहती है कि अगर उसातो इसी तरह से ट्रेनिंग करता रहा वो रोज से भी ज्यादा यानी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और इस किंगडम को उसातो जैसे ही की जरूरत है। किंग कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जो भी फैसला करोगी वो सही होगा। इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उसातो को देखते हैं। अभी रात हो चुकी थी। वो जब अपने घर जाता है तो यहाँ पर वो टेबल के ऊपर एक लेटर देखता है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए थे। उस पर एक मैप बना हुआ था और लेटर में लिखा हुआ था कि उसातो को ये जो नीचे रखा हुआ है लेटर ये खोलना नहीं है बल्कि ये किसी को देना है। उसातो को नहीं पता कि ये किसको देना है, पर उस जगह की लोकेशन लिखी हुई थी और ऐसे उसे कल सुबह करना था। वैसे भी रोज कहीं पर भी नहीं थी तो वो अपने साथियों से पूछता है कि आखिर रोज कहाँ गई, जिस पर उसका साथी बताता है कि रोज बताकर नहीं गई कि वो कहाँ गई है। वैसे असल में रोज जा चुकी है
है वहाँ डीमन आर्मी को देखने के लिए। वो कितनी दूर तक आ चुके हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी रोज उस जगह पर पहुंच चुके हैं। वो जंगल से होते हुए जा रही थी और हमें जानने को मिलता है कि असल में इनका जो किंगडम जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब इनका जो जंगल है वो जहाँ से स्टार्ट होता है और उसके दूसरी तरफ से एक और जंगल स्टार्ट होता है, जिस जंगल के दूसरी तरफ वो डीमंस रहते हैं। तो यहाँ पर इस खाई को पार करने के लिए डीमंस अभी बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे थे, क्योंकि ये पहले हमला करेंगे। इस वजह से इन्हें ब्रिज बनाने की पहले जरूरत पड़ेगी, जिससे कि उनके सारे ट्रूप्स उस ब्रिज को पार कर सकें। इस तरफ अभी जब रोज वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि लगभग ब्रिज बन चुका है। अभी वैसे वो डीमंस बहुत खुश थे क्योंकि उनका काम परफेक्टली चल रहा था। तभी कोई रोज को देख लेता है। वो आकर अमीलिया को बताता है कि रोज यहाँ पर पहुँच चुकी है। वैसे वो रोज नहीं बताता, वो कहता है कि कोई सोल्जर्स यहाँ पर पहुँचा है जिसने उनके बारे में देख लिया है कि वो ब्रिज बना रहे हैं। पर अमीलिया को इस पर कोई दिक्कत नहीं थी। वो कहती है कि देखने दो, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ब्रिज तैयार हो चुका है और जब तक वो सोल्जर्स या फिर जो भी है वो जाकर किंग को बताएगा तब तक हमारी पूरी आर्मी इस ब्रिज को पार कर चुकी होगी। अब जब वो इस बात को कह रही थी, इतने में ही एक बड़ा सा पेड़ उड़ते हुए आता है और सीधा उस ब्रिज के ऊपर गिरता है। उस ब्रिज को वहाँ खाई के अंदर गिरता देख ये देखकर अमीलिया और उसके साथी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये क्या हुआ। तभी उसके सामने उस खाई के दूसरी तरफ वो रोज को देखते हैं। रोज अभी अमीलिया को देखकर स्माइल कर रही थी, पर उसे लग रहा था कि जैसे कि उसे चिढ़ा रही है। लेकिन अब अमीलिया यहाँ पर या फिर बाकी कोई कुछ भी करे इससे पहले ही रोज वहाँ से भाग जाती है। वैसे तो उसका मिशन ये था कि यहाँ पर आकर देखना कि डीमंस कितनी दूर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अब इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उन लोगों को और ज्यादा टाइम मिल चुका था, क्योंकि अब ब्रिज को बनाने में डीमंस को और ज्यादा टाइम लगेगा। उसका मिशन अब पूरा हो चुका था। इस वजह से वो वापस किंगडम की तरफ लौटने लगती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब अगला दिन हो चुका था। ओसातो इस वक्त उसी जगह पर जा रहा था जिस जगह पर जाने को रोज ने कहा है और लेटर देने के लिए। अभी रास्ते में ओसातो बिल्कुल चुपचाप चल रहा था, इसलिए बाकी लोग ये देखकर शॉक थे कि एक रेक्सी स्क्वाड का मेंबर इतने शांत तरीके से कहीं कैसे जा सकता है, क्योंकि हर बार वो पागलपंती करते हैं। वैसे ओसातो जब जा रहा था तभी उस लेडी को देखता है जो वहाँ पर फ्रूट सेल करती है। ओसातो उसके फ्रूट बहुत ही पसंद करता है, इस वजह से वो इन्हें खरीदना चाहता था, पर वो सोचता है कि वो वहाँ से लौटते वक्त इन्हें खरीदेगा क्योंकि उसका काम ज्यादा जरूरी है। वो उस जगह पर पहुँचता है। हम देखते हैं कि असल में ये एक क्लिनिक थी जो कि और कोई नहीं बल्कि ओर्गा और उसकी सिस्टर चलाती हैं। ओर्गा की सिस्टर का नाम वैसे यूरुरु है। यहाँ पर ओसातो को देखती ही तो उसकी यूनिफॉर्म देखकर समझ जाती है कि ओसातो असल में रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर है। अब ओसातो और वो दोनों ही वहाँ क्लिनिक की तरफ आते हैं जहाँ ओर्गा अभी एक बच्चे को हील कर रहा था। उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, वो बहुत ही अच्छे से उसे हील करता है। ओसातो यहाँ पर नोटिस करता है कि ओर्गा बहुत ही ज्यादा शांत तरीके से हीलिंग मैजिक का यूज कर पाता है। ओसातो समझ गया था कि ओर्गा को बहुत ज्यादा लंबे टाइम से इस चीज की प्रैक्टिस है। अभी वो हील कर रहा था, इस वजह से ओसातो उससे बात नहीं कर सकता। पर अब जब जैसे ही वो उस बच्चे को हील करता है तो ओसातो और यूरुरु वहाँ अंदर आते हैं और ओसातो उसे वो लेटर देता है। वो कहता है कि ये लेटर रोज की तरफ से है। अब जब और उसे पढ़ रहा था तो ओसातो यहाँ पर यूरुरु से पूछता है कि आखिर उसने ट्रेनिंग करना क्यों छोड़ दिया, जिस पर यूरुरु बताती है कि वो अपने भाई की तरह एक अलग टाइप की हीलिंग मैजिशियन है, मतलब कि वो खुद को उतने अच्छे से हील नहीं कर पाती जितना वो दूसरों को हील करती है। और उस असली कारण तो ये है कि उसे रोज की ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे रोज बहुत ही डरावनी लगती है। वैसे इस तरफ हम देखते हैं कि ओर्गा जब उस लेटर को पढ़ रहा था तो उसके इंस्प्रेशन से लग रहा था कि शायद इस लेटर में कुछ खतरनाक बात लिखी हुई है, पर वो ऐसा दिखाता है जैसे कि लेटर में बिल्कुल नॉर्मल। अब जब यहाँ ओसातो और यूरुरु जब बात कर रहे थे इतने में ही एक आदमी वहाँ आता है और वो ओर्गा को बताता है कि मार्केट के अंदर एक आदमी गलती से छत के ऊपर से गिर गया और प्रॉब्लम की बात ये है कि वो किसी 2 लोगों के ऊपर गिरा है जिस वजह से उन तीनों को ही चोट लगी है। तो अब ओर्गा तुरंत ही वहाँ जाने लगा था। वो ओसातो को साथ चलने को कहता है कि उसे नहीं पता कि सिचुएशन कितनी बिगड़ सकती है और साथ ही इस चीज में ओसातो भी अपनी हीलिंग पावर का यूज दूसरे पर करना सीख जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि उसमें से एक को कुछ ज्यादा ही सीरियस चोट लगी थी अपने पैर पर। वो लोग उसे हील कर रहे थे। यहाँ ओसातो जिस आदमी को हील कर रहा था उसके पैर में इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि ओसातो भी शॉक था कि क्या वो इसे हील कर पाएगा, क्योंकि ओसातो ने आज से पहले इतनी खतरनाक चोट को हील नहीं किया है। तभी ओर्गा उससे कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हीलिंग पावर जब तक अच्छे से काम करती है जब व्यक्ति को खुद पर ज्यादा भरोसा हो। जब ओर्गा ये बात सुनकर ओसातो को काजुकी की याद आती है, क्योंकि काजुकी ने उससे कहा था कि रोज खुद से भी ज्यादा ओसातो पर भरोसा कर रही है, इस वजह से ओसातो को भी खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब यही सोच के साथ वो पूरे बिलीफ से उस आदमी को हील करता है और फाइनली उसका पैर ठीक हो जाता है। इसने सक्सेसफुली उन तीनों लोगों को हील कर दिया था। अब इसके बाद वो फिर से क्लिनिक लौटते हैं जहाँ ओर्गा और यूरुरु ओसातो से कह रहे थे कि वो फिर से
कभी ऐसा सिचुएशन में पड़े तो ओसातो उनकी मदद कर सकता है। ओसातो भी इस पर हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। ओसातो के वहाँ जाते ही सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, क्योंकि ओर्गा यहाँ अपनी बहन को बताता है कि उस लेटर में वॉर के बारे में लिखा था, वॉर जल्दी होने वाली है और उन्हें उसके लिए बुलाया है, फ्रंट लाइन के लिए। ये सुनकर यूरुरु हैरान थी, पर ओर्गा कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम ओसातो को देखते हैं जो कि उस लेडी के पास से कुछ फ्रूट्स लेकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में एक बच्ची उसके पास आती है और ओसातो और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि सिर्फ ओसातो ही वो पर्सन है जो उसके फ्यूचर को ठीक कर सकता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी। लेकिन हम ओसातो को देखते हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा हैरान था। इस बच्चे की जितनी भी अभी तक बुरी मेमोरीज थी वो ओसातो के पास आ चुकी थी। इस बारे में हम ज्यादा नहीं समझ पाते क्योंकि अब ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।